तो क्या हालचाल भाई लोग। तो चलो यार इक्विलिब्रियम का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, आयन इक्विलिब्रियम, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है ना, बहुत इजी है, बिलीव मी। बस आपके माइंड में डाला हुआ है सबने। सोचो अगर आपको कभी बताया ही नहीं जाता, कभी आपके दिमाग में डाला ही ना जाता कि इक्विलिब्रियम चैप्टर टफ है, तो आप कभी इसको टफ मानते, कभी भी ना मानते, बस आप इसमें एफर्ट लगाते और अपना चैप्टर खत्म करके आगे निकल जाते। लेकिन जब आपके माइंड में किसी ने टफ डाल दिया, तब वही एफर्ट आपको 3 गुना लग जाते हैं, क्योंकि आपका माइंड ही नहीं उतनी शक्ति देता आपको। तो इस चैप्टर को आप देखना, पूरा लेक्चर देखना, उसके बाद खुद डिसाइड करना कि चैप्टर टफ था कि आपके माइंड में बस डाला गया था कि आप लाखों रुपए फीस दे सको, ठीक है ना। आप खुद बताना मुझे, ठीक है ना। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पूरी एनर्जी से आंखें बंद करो एक बार और शुरू हो जाओ, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का सबसे बेसिक पार्ट, एसिड बेस थ्योरीज देखते हैं गाइस। तो एसिड बेस थ्योरीज गाइस 3 लोगों ने दी थी, 3 भाई साहब आए थे, एक आर्नियस आए थे, है ना, एक भाई साहब अपने आर्नियस थे, फिर ब्रोंस्टेड आए, फिर तीसरे भाई साहब लेविस भी आ गए, ठीक है ना। तो एक एक करके सबकी थ्योरी देखते हैं गाइस। इन्होंने ये बताया था कि मतलब एसिड या बेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ना, कि कौन सा सब्सटेंस एसिड होगा या कौन सी चीज एसिड होगी, कौन सी चीज बेस होगी, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इन 3 थ्योरी से हमें पता लगा था ना। जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे उतनी मॉडिफाइड थ्योरी होती जाएगी, ठीक है ना, कि मतलब एक कम मॉडिफाई थी, ए और मॉडिफाई हुई, ए सबसे ज्यादा मॉडिफाई हुई, ठीक है ना। तो देखो पहले बात करते हैं आर्नियस भाई साहब की, कि आर्नियस भाई साहब ने क्या थ्योरी दी थी, उसके बारे में देखते हैं गाइस। आर्नियस भाई साहब ने कहा था कि कोई भी चीज जो कोई भी एसिड क्या होते हैं, एसिड आर द सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव आयन देते हैं इन ए सॉल्यूशन, ठीक है ना, इन ए एक्वस सॉल्यूशन। गाइस इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही थी, क्योंकि इसने सॉल्वेंट फिक्स कर लिया था कि जब हम किसी सब्सटेंस को पानी में मिलाते हैं, अगर वो सब्सटेंस H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है तो एसिड होता है, अगर वो सब्सटेंस पानी में OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है तो बेस होता है। इसने क्या किया कि सॉल्वेंट कोई फिक्स रख दिया कि हम वाटर होगा, हम तभी एसिडिटी बेसिसिटी बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि इट इज वैलिड ओनली फॉर वाटर। उसने जो थ्योरी लिखी थी वो लिखी थी बस सॉल्वेंट फिक्स करके वाटर के नाम पे, ठीक है ना। अगर मान लो आपके पास पानी है ही नहीं, मान लो एट ए टाइम आपके पास पानी है ही नहीं, तो आप प्रैक्टिकली कैसे बताओगे कि ये चीज एसिड है कि बेस है, ठीक है ना। तो इसने ये चीज मतलब इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि इसने सॉल्वेंट ही फिक्स कर दिया कि वाटर ही है, वाटर होगा तभी हम बता पाएंगे एसिडिटी है कि बेसिसिटी। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ पानी, जब पानी होगा तभी आप एसिडिटी बेसिसिटी बता पाओगे, ठीक है ना। तो इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही थी कि इसने सॉल्वेंट फिक्स कर दिया था, यूनिवर्सल रिजल्ट नहीं दिया हमें, है ना। तो देखो जैसे एग्जांपल्स देखो, HCl देखो, जब इसको एक्वा सॉल्यूशन जब पानी में डालेंगे तो हमें क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, है ना। H2SO4 भी H पॉजिटिव देगा, तो ये दोनों एसिड है ना, ये दोनों एसिड है, क्योंकि ये जब इसको एक्वा सॉल्यूशन, गाइस याद रखना इसकी लिमिटेशन क्या है कि इसने सॉल्वेंट को फिक्स कर लिया था, ठीक है ना। तो इसमें एक्वस देखो, जब इसको एक्वा पानी में मिलाएंगे तो H पॉजिटिव रिलीज करेगा ना, ये भी H पॉजिटिव रिलीज करेगा, ये भी H पॉजिटिव। तो आर्नियस ने कहा था एक्वस सॉल्यूशन में जो चीज अगर H पॉजिटिव रिलीज कर रही है उस चीज को बोलते हैं एसिड। बहुत सिंपल, ठीक है ना, इससे सिंपल कुछ नहीं है। तो गाइस और बेस का क्या होगा, जो एक्वस सॉल्यूशन में NaOH रिलीज करेगा उसको बेस बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखो जैसे OH नेगेटिव रिलीज करेगा, तो जैसे देखो NaOH क्या है, NaOH को जब हम पानी में डालेंगे तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन मिलेंगे, है ना हमें। तो OH नेगेटिव रिलीज कर, जो चीज OH नेगेटिव रिलीज करेगी उसको बेस बोलते हैं। तो NaOH इज ए बेस, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव दे रहा है हमें, ठीक है गाइस, क्लियर है। तो हमने क्या देखा, आर्नियस में क्या होता है, जो H पॉजिटिव देता है एक्वा सॉल्यूशन में उसे एसिड बोलते हैं, और जो OH नेगेटिव देता है उसे बेस बोलते हैं। तो आपको पता भी होगा यार वैसे तो, है ना। इधर बस यही एक चीज बतानी आई थी जो ज्यादा अगर बच्चे भूल जाते हैं, मैं आपको सब कुछ बताते जाऊंगा कि कहां आपसे गलतियां होंगी, उसको बहुत ही फोकसली बताऊंगा कि उस चीज में गलती आपसे ना हो, ठीक है ना। तो इसमें बस एक चीज आपको जो नहीं याद रही होगी तो उसको मैंने आपको फोर्सली बताया कि इसको याद रखना कि इसने फिक्स कर दिया था, जिसके करके हमें एक नई थ्योरी बनानी पड़ी है। तो अगले भाई साहब आए, उसके बाद इसके बाद भाई आ गए ब्रोंस्टेड-लोवरी कांसेप्ट। ब्रोंस्टेड-लोवरी भाई आए, ठीक है ना, इन्होंने कांसेप्ट दिया। इन्होंने देखो क्या बताया, इन्होंने H पॉजिटिव को महानता दी, ठीक है ना, कि H पॉजिटिव को ही मैं फोकस रखूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है वो H नेगेटिव से। इसने महानता दी H पॉजिटिव को, इसने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस H पॉजिटिव को ही दी। इसने क्या कहा कि जो एसिड है वो किसी भी सॉल्वेंट, एसिड है वो
सोलवेंट में जब उसको मिलाएंगे तो H पॉजिटिव देता है। एसिड क्या देता है? हमेशा गिव H पॉजिटिव। और बेस क्या होता है गाइस? जो एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव, ठीक है ना। आर्नियस ने क्या कहा था? बेस जो क्या होता है? जो OH नेगेटिव देता है। लेकिन इसने क्या कहा कि एसिड है जो H पॉजिटिव देता है, वो तो इसने भी सही कहा था, लेकिन इसने क्या कहा था? बेस होगा जो एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव, ठीक है ना। एसिड क्या होगा? जो H पॉजिटिव देगा। बेस क्या होगा? जो H पॉजिटिव लेगा, ठीक है गाइस। सिंपल है, क्लियर है, ठीक है ना। तो जैसे आप ये देखो HCl अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अमोनियम आयन बन जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो देखो ए क्या ले रहा है? H पॉजिटिव ले रहा है ना। अमोनिया H पॉजिटिव लेके NH4 पॉजिटिव बना रहा है। तो अमोनिया क्या है? बेस है, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया H पॉजिटिव। और एसिड क्या है? एसिड HCl क्या है? अपना एसिड, क्योंकि इसने रिलीज किया H पॉजिटिव, है ना। इसने H पॉजिटिव हमें दिया है, इसने H पॉजिटिव दिया और इसने लिया है। तो गाइस ब्रोंस्टन ने इस अकॉर्डिंग डील किया था। और ब्रोंस्टन ने कहा था कि कोई भी हम सोलवेंट ले सकते हैं। तो इसकी एक खास बात थी जिस करके इसकी थ्योरी इससे अच्छी बनी थी, है ना, कि हम कोई भी सोलवेंट हो, किसी भी सोलवेंट में कहा था, देखो फॉर एनी सोलवेंट, कि मतलब किसी भी सोलवेंट में हमने कंसेप्ट लगा सकते हैं कि जब कोई किसी भी सोलवेंट में अगर कोई चीज H पॉजिटिव दे रही है तो उसको एसिड बोलेंगे, और अगर वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर दिया तो उसको बेस बोलेंगे। यार इतना सिंपल तो चल रहा है, ठीक है ना। तो हमने आर्नियस देख लिया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ब्रोंस्टन ने क्या माना था? H पॉजिटिव कोई महानता दी थी, H पॉजिटिव के अकॉर्डिंग ही सब कुछ डिसाइड किया था। तो गाइस इसमें एक चीज और आती है जो कि नीट में बहुत आई हुई है, ठीक है, जेई में भी आई हुई है पहले, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस। गाइस कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस के कंसेप्ट में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाऊं, H पॉजिटिव निकालूं कि लगाऊं, कि निकालूं कि लगाऊं, इसमें कंफ्यूज होता है। तो इसको मैं एक यूनिक मेथड से, अपने मेथड से कराऊंगा। आपको वैसे लिख के नहीं कहूंगा कि देखो जब H पॉजिटिव निकाल दोगे एसिड बनेगा। इसको मैं आपको बस एक एग्जांपल के तरीके से बताऊंगा, क्योंकि ये एग्जांपल आपको हमेशा याद रहेगी और इसी से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो HCl जब अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अमोनियम आयन बन रहा है, क्लोराइड आयन बन रहा है। देखो तो एसिड, देखो एसिड था, जब एसिड से गाइस हम H पॉजिटिव निकाल देते हैं, एसिड से जब हम H पॉजिटिव निकाल देते हैं तो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, ठीक है ना। मतलब आपको ऐसे आता है कि बताओ कि व्हाट इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl, तो आप क्या बस क्या आपको करना है कि उसमें से H पॉजिटिव निकाल देना है, ठीक है ना। देखो अच्छा इसको कॉन्जुगेट बेस क्यों बोला गया? देखो इसको बेस इस करके बोला गया क्योंकि Cl नेगेटिव है। अब Cl नेगेटिव H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है। तो हमने क्या कहा था? जो चीज एक्सेप्ट कर सकती है H पॉजिटिव उसको बेस बोलते हैं। तो Cl नेगेटिव बेस को, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए हमने इसको बेस कहा, ठीक है ना। HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या? HCl का गाइस कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? इसमें से बस H पॉजिटिव निकाल दो तो देखो A अपना कॉन्जुगेट बेस है। इसीलिए मैंने बस एक रिएक्शन लिखी कि आपको थ्योरेटिकल ना बताऊं, सीधा प्रैक्टिकली बताऊं कि आपको एक आंख में विजन जाए। क्योंकि हम जब कोई किसी चीज को विजन के तौर पे देखते हैं, लिखा हुआ कम देखते हैं, लेकिन विजन के तौर पे देखते हैं तो अपने मेमोरी में जल्दी छपता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने रिएक्शन के अकॉर्डिंग बताया कि देखो जैसे एसिड में से अगर हम H पॉजिटिव निकाल दें तो कॉन्जुगेट बेस हो जाता है, बेस को अगर H पॉजिटिव दे दें तो कॉन्जुगेट एसिड हो जाता है। इसको देखो हमने कॉन्जुगेट एसिड क्यों बोला? क्योंकि अब H पॉजिटिव दे सकता है ना, NH4 पॉजिटिव H पॉजिटिव दे सकता है। तो जो चीज H पॉजिटिव देती है उसको हम एसिड बोलते हैं, ठीक है ना गाइस। कॉन्जुगेट एसिड बेस समझ आ गया ना। कॉन्जुगेट एसिड कैसे निकालेंगे? बेस में, कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? बेस में जब H पॉजिटिव ऐड कर दे। और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? जब हम मतलब एसिड से H पॉजिटिव निकाल दें, एज सिंपल। वैसे तो आपको वैसे याद रखने की जरूरत भी नहीं है, रिएक्शन भी याद रख लोगे, ठीक है ना, आपको सब कुछ वैसे याद रह जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, तो आपने देखी भी होगी 10th में, है ना, सिंपल सी रिएक्शन है। तो देखो गाइस नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अपने कंसेप्ट को याद रखना ना, काफी यूज हो जाता है कभी कभी। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वाटर के बारे में बात करते हैं गाइस। वाटर इज एम्फीप्रोटिक इन नेचर। गाइस वाटर जो है एम्फीप्रोटिक इन नेचर होता है। भैया ये क्या वर्ड आ गया, कहां से कहानी बन गई? एम्फीप्रोटिक का गाइस मतलब होता है कि जो H पॉजिटिव भी दे सके और OH नेगेटिव भी दे सके। मतलब H पॉजिटिव जैसे अभी तो हम ब्रोंस्टन के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्रोंस्टन के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं
कि जो चीज मतलब H पॉजिटिव दे भी सके और H पॉजिटिव ले भी सके, मतलब एसिड की तरह भी काम कर रहा है, बेस की तरह भी काम कर रहा है, उसको बोलते हैं एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है गाइस, देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे वाटर है, वाटर क्या कर रहा है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है। तो वाटर देखो H पॉजिटिव दे रहा है, तो इसका मतलब वाटर H पॉजिटिव अगर दे रहा है ना, दे रहा है, गिव H पॉजिटिव, तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और वाटर गाइस H पॉजिटिव एक्सेप्ट भी करता है, आपने देखा होगा ना हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा H3O पॉजिटिव, ठीक है ना। तो वाटर क्या करता है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट भी करता है और वाटर H पॉजिटिव देता भी है। तो ये दोनों काम करता है, एसिड की तरह भी बिहेव करता है, बेस की तरह भी बिहेव करता है। वो सब्सटेंस जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हो, बेस की तरह भी बिहेव करते हो, उनको बोलते हैं एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है गाइस, क्लियर है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना, समझ गए। तो अब गाइस देखो इस प्रोसेस मतलब जो हमने ये थ्योरी लिखी थी, इसकी लिमिटेशन देखो क्या थी। इसकी लिमिटेशन सबसे बड़ी यही थी कि डज नॉट एक्सप्लेन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ नॉन प्रोटिक एसिड, कि गाइस जिनमें H पॉजिटिव है नहीं, इस थ्योरी ने उसका एसिडिक कैरेक्टर बताया ही नहीं। जैसे देखो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक गैस है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा कोई दिक्कत नहीं है, पी ब्लॉक में हम करेंगे भी। कार्बन डाइऑक्साइड गाइस क्या होता है, एसिडिक गैस है। अच्छा, एसिडिक नॉन प्रोटिक एसिड में एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या लिखते हैं हम, देखो नॉन प्रोटिक, वैसे तो पी ब्लॉक का टॉपिक है, देखो एसिडिक कैरेक्टर गाइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन नंबर के, कि जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। जैसे देखो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, तो इसमें बताओ इसका इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +4, और इसमें कितना है, +2, ठीक है ना, इसमें +2 है, इसमें +4 है। तो गाइस कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एसिडिक है कार्बन मोनोऑक्साइड से, इस चीज से इतना पता लगता है। इसको हम वैसे करेंगे, इनऑर्गेनिक में करेंगे बहुत अच्छी तरह, लेकिन वैसे मैं सोचा इधर कुछ इंडिकेशन मिलने के लिए आपको बता दूं कि नॉन प्रोट जिनमें H पॉजिटिव हो नहीं हो भी तो भाई एसिड होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक गैस है गाइस, ठीक है ना, इस बात का याद रखना। वैसे तो ये सबको आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको जब इनऑर्गेनिक कराऊंगा यार मजा आ जाएगा। इनऑर्गेनिक में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस 5% याद रखना होगा, बाकी 95% समझने वाला ही है। उल्टा बताया जाता है बच्चों को कि 95% याद करने वाला है, 5% समझने वाला है, लेकिन आप देखना अपने आप डिसाइड करना सब कुछ यार, ठीक है ना। तो चलो गाइस देखो हमने बात कर ली, ठीक है ना। अब हमने देखो वही हमने बात कही कि इसकी लिमिटेशन क्या है, कि इसमें जिसमें H पॉजिटिव नहीं है उसका एसिडिक कैरेक्टर बताया ही नहीं। जैसे कि SO3 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एसिडिक चीजें हैं, एसिडिक गैस है, तो इनका इसमें एसिडिक कैरेक्टर बताया ही नहीं, क्योंकि इसमें ना H पॉजिटिव है ना OH नेगेटिव है ना, H पॉजिटिव ना दे सकता है ना ले सकता है, तब भी ये एसिडिक है, तो इसका कैरेक्टर इसने नहीं बता पाया, तो इसकी लिमिटेशन आ गई, जिसके करके एक भाई साहब को और आना पड़ा, जिसको कहते हैं लेविस भाई साहब को, ठीक है ना। लेविस थ्योरी करते हैं, सॉरी बीच में फिर लाइट चली गई थी, ठीक है ना, लाइट का इंतजाम करते हैं, इन्वर्टर लगवाते हैं। तो देखो लेविस थ्योरी की बात करते हैं कि अब भाई साहब इन दोनों की थ्योरी हमने देख ली, उसके बाद एक नवे भाई साहब आए लेविस, ठीक है ना, इन्होंने एक अलग ही कंसेप्ट निकाल दिया। इन्होंने इसकी मोह माया में फंसे ही नहीं कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव के अकॉर्डिंग देखे, एक एक्सट्रीम लेवल के थे बंदे। तो देखो इन्होंने क्या बताया कि लेविस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट जो करते हैं उनको बोलते हैं लेविस एसिड, ठीक है ना। ल्यूस एसिड भी बोलते हैं इनको काफी लोग, तो मैं लेविस ही बोलता हूं, ठीक है ना, मुझे क्रेजी सा लगता है वर्ड। तो देखो गाइस लेविस बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, मतलब यार सिंपल सी बात है यार, एसिड क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, और बेस क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। जैसे देखो मैं एग्जांपल देता हूं आपको, देखो गाइस लेविस एसिड की एग्जांपल देखो BF3, देखो मैं जो एग्जांपल लिया ना अलग अलग टाइप लिए हैं कि लेविस एसिड किस किस टाइप के हो सकते हैं। देखो पहली मैंने टाइप लिया BF3, BF3 में क्या है गाइस, देखो लेविस एसिड कौन कौन हो सकते हैं, जिनमें क्या हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो गाइस पहली टाइप क्या है लेविस एसिड की, जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। देखो गाइस BF3 है ना, इसमें ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ अभी, तो देखो जिनमें ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो क्या काम करेंगे, अपना ऑक्टेट फिल करेंगे, ठीक है ना, ऑक्टेट फिल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो गाइस लेविस एसिड की पहली टाइप क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसकी एग्जांपल है BF3। क्लियर है गाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया
SF4। SF4 में गाइस क्या है, देखो देखो SF4 में क्या है, सल्फर। तो SF4 में देखो क्या होता है, देखो जैसे SF4 है, ठीक है ना, SF4 में SF4 का देखो हमने ये बनाया। तो गाइस SF4 में क्या है कि इसमें एक वैकेंट डी ऑर्बिटल है। क्या है, एक वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो लेविस एसिड की हमने, देखो मैं इतनी सारी टाइप लिख के आपको बता दे रहा हूं। देखो पहली टाइप क्या हमने देखी कि जिसमें इनकम्प्लीट, लेविस एसिड कौन कौन हो सकता है, जिसमें पहली बात इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, कि जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो पहला तो हमने देखा था कि लेविस एसिड क्या होते हैं, लेविस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो पहला हमने देख लिया जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। दूसरा देखो SF4 लिया मैंने, इस SF4 में क्या है, जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, खाली डब्बा एक है, उस खाली डब्बा है उसमें हम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो दूसरी टाइप हमने ये देख ली कि जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, खाली डी ऑर्बिटल हो, उसमें हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो वो भी अपनी लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है ना। तो हमने वही बताया था कि जिसमें एबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन पेयर को, वो अपना होता है लेविस एसिड। तो BF3 भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दूसरी टाइप हमने देखी जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। देखो तीसरी टाइप क्या कि कोई कटायन हो, कटायन भी गाइस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। पॉजिटिव चार्ज, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत रखते हैं ना कि उनका अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे, तो ये भी मतलब कटायन भी हो सकता है गाइस, कटायन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले, ठीक है ना। तो गाइस उसके बाद देखो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया ही था, जो एम्फीप्रोटिक की बात मैंने की थी, है ना, एम्फीप्रोटिक की बात मैंने की थी आपसे। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी गाइस मैंने आपको बताया ही था। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड +4 होता है ना, +4 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +4। तो जब ये रिएक्शन करता है, जैसे रिडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको कराई थी, तो जब इसकी मान लो अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन अभी पता है ना, आपको रिडॉक्स रिएक्शन में करा चुका हूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की गाइस जब रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो +4 से +2 में भी कन्वर्ट हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो कैसे कन्वर्ट होता है, +4 से +2 में 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, है ना। प्लस देखो, अरे भाई कोई कार्बन +4 से +4 से +2 पे कब आएगा, जब इसमें -2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तभी ना, -2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तभी तो +2 चार्ज बनेगा। तो ए भी अपना क्या है, ए भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसमें +4 चार्ज है। तो गाइस इस लेविस थ्योरी ने हमें एप्रोटिक सॉल्वेंट के भी सब कुछ बता दिए थे, कोई भी बिना दिक्कत के। तो इसी करके लेविस थ्योरी या ल्यूइस थ्योरी आप कह सकते हो, वो हम ज्यादा लेते हैं और अपने काफी ज्यादा यूज में भी आती है, ठीक है गाइस। आपको लेविस एसिड के देखो मैंने 4 टाइप करा दिए हैं। पहला जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, दूसरा जिसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, तीसरा जो कटायंस हो, है ना, और चौथा जो मतलब जैसे जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर हाई हो, है ना, ऑक्सीडेशन नंबर हाई हो एलिमेंट की, ठीक है ना, वो अपने लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। गाइस आई होप क्लियर हो गया हो। तो गाइस लेविस बेस देखो क्या होगा, लेविस बेस मैंने आपको क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर हो दान करने के लिए, ठीक है ना, दान कर सके हो। तो दान तभी करेगा ना जब उसके पास हो भी। अगर मान लो आपके पास, आपको कोई कुछ मांगने आया है ना, कुछ मांग 1 लाख रुपए मांगने आया है, तो आपके पास जब 1 करोड़ रुपए होगा या 1 लाख रुपए होगा तभी आप दान करोगे ना। तो उसी तरीके से है लेविस बेस क्या होते हैं, जिसमें दान करने की क्षमता हो, इलेक्ट्रॉन पेयर दान कर सके। तो देखो अमोनिया, देखो अमोनिया लेविस बेस की तरह काम करता है। गाइस आपको पता है ना, अमोनिया में एक लोन पेयर होता है, आपको पता है, ठीक है ना, पिरामिडल शेप होती है ना अमोनिया की। अरे भाई कहां घूम रहे हो, ठीक है ना, अमोनिया की पिरामिडल शेप होती है ना। देखो अमोनिया की हम पिरामिडल शेप होती है अपनी, तो इसमें आप एक लोन पेयर लगाते थे ना। तो अमोनिया में गाइस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये दान कर सकता है आराम से। तो इसी करके अपना लेविस बेस है, क्योंकि लेविस ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है उसको बोलते हैं लेविस बेस, और अमोनिया में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि हम डोनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और गाइस लेविस बेस की एक और टाइप क्या है,
अनायन हो अपना ना, Cl नेगेटिव है तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन आराम से डोनेट कर सकता है। देखो अरे जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस चीज में पॉजिटिव चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और जिसमें नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है एक्सेस में, ठीक है ना। तो गाइस हमने देखो सारी टाइप्स देख ली इसी 2 लाइंस में। लेविस एसिड कौन कौन से हो सकते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वैकेंट डी ऑर्बिटल, कैटायन, ठीक है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना, नॉन प्रोटिक टाइप्स। एंड लेविस बेस क्या होते हैं, लोन पेयर, जिसमें लोन पेयर हो या एनायन हो। गाइस यही सब कुछ लेविस एसिड बेस के सारी टाइप्स है, ठीक है ना। सारी टाइप की मैंने हर एक एग्जांपल को आपको क्लियर कर दिया, तो ये ना कहना कि भैया ने ये चीज नहीं कराई, ठीक है ना। और चलो अब देखो यार, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया हो ना। बहुत ही सिंपल चीजें हमने करी। आर्नियस, ब्रोंस्टेन एंड लेविस। आर्नियस ने क्या बताया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ब्रोंस्टेन ने क्या बताया, H पॉजिटिव कोई महानता दी। और लेविस ने क्या बताया, लोन पेयर ऑफ एक्सेप्टर, लोन पेयर जो एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड होता है, जो लोन पेयर डोनेट करेंगे वो बेस होता है। बस सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो अब देखो गाइस, अब बात करते हैं कुछ क्रिटिकल पॉइंट की, जहां आप गलती करोगे उसको मैं लिख के लेके आया हूं। देखो पहला क्वेश्चन एक बनता है जो क्रिटिकल पॉइंट पे, H3BO3, ठीक है ना गाइस। H3BO3 दैट इज ऑर्थो बोरिक एसिड, जिसको बोरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना गाइस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, BOH3 भी लिख सकते हो। तो गाइस आपसे ऐसे ना एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि बताओ एक मतलब कितने बेसिक है, ट्राई बेसिक है, मोनो बेसिक है, ठीक है ना, डाई बेसिक है, टेट्रा बेसिक है, कितना बेसिक है, हम बेसिसिटी क्या है इसकी बेसिकली ये पूछा जाता है। तो ऐसे दिया होता है तो हम खट से मार के आते हैं कि 3 इसकी बेसिसिटी है, जो कि आपको खट से नंबर मिलते हैं -1, ठीक है ना, बर्बाद हो जाते हो। तो देखो भाई इसको समझ के जाना, ठीक है ना। क्रिटिकल पॉइंट इसीलिए मैंने लिखे हैं कि जहां आप गलती करोगे। H3BO3 गाइस पहली बात इज नॉट ए आर्नियस एसिड। आर्नियस एसिड नहीं है गाइस। आर्नियस एसिड क्या था कि जिसमें H पॉजिटिव अगर हम डोनेट कर सकते हैं उसको एसिड बोलते हैं, लेकिन इसमें बोरिक एसिड अपना H पॉजिटिव डोनेट ही नहीं करता, ठीक है ना। इसमें डोनेटिंग टेंडेंसी होती नहीं है H पॉजिटिव को डोनेट करने की। इनफैक्ट ए मोनोबेसिक लेविस एसिड है, मोनोबेसिक। इधर से एक चीज मैंने आपकी और क्लियर कर दी कि मोनोबेसिक है, बेसिसिटी इसकी कितनी है, 1 है, ठीक है ना, कि ये एक H पॉजिटिव रिलीज कर पाता है सॉल्यूशन में, ठीक है ना। अब गाइस देखो ये आर्नियस क्यों नहीं है, लेविस क्यों है, क्योंकि ये क्या आपके एनसीईआरटी में भी रिएक्शन दी हुई है P ब्लॉक में, ठीक है ना। देखो BOH3 का स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। BOH3 क्या होता है, जब वाटर के साथ रिएक्ट, गाइस बोरिक एसिड जो है ना वो खुद से H पॉजिटिव नहीं दे पाता और वाटर से H पॉजिटिव रिलीज करवाता है। वाटर गाइस, बोरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके उससे OH मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो H पॉजिटिव मतलब वाटर क्या होता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, है ना, इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो गाइस बोरिक एसिड क्या करता है, OH नेगेटिव से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और H पॉजिटिव रिलीज कर देता है। मतलब वाटर से H पॉजिटिव रिलीज करवाता है, खुद का इसमें H पॉजिटिव नहीं होता है। इसी करके इसको मोनोबेसिक लेविस एसिड बोलते हैं, क्योंकि एक ही H पॉजिटिव रिलीज करता है, वो भी कब रिलीज करता है, जब बोरिक एसिड पानी से OH नेगेटिव मतलब पानी के जो OH नेगेटिव आयन है उससे जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तभी वो H पॉजिटिव रिलीज करता है। इसलिए मोनोबेसिक क्यों आया, क्योंकि एक ही रिलीज कर रहा है। लेविस क्यों आया, क्योंकि OH नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और लेविस एसिड मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको आपको याद रखना है कि आर्नियस नहीं होता भाई साहब, और दूसरी बात ट्राई बेसिक नहीं होता है, मोनोबेसिक होता है, ठीक है ना। तो आई होप क्लियर हो गई हो, बहुत अच्छी एग्जांपल हमने करी है, ठीक है ना। गाइस दूसरी चीज देखो, एक चीज और जो आप गलत कर सकते हो, फॉल्स कटायन। गाइस फॉल्स कटायन क्या होता है, जो कि लेविस एसिड नहीं होते हैं। जैसे देखो अमोनियम आयन, अमोनियम आयन देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कटायन होते हैं वो लेविस एसिड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कटायन भी है जो आपको धोखा दे देंगे, ठीक है ना, जो फॉल्स कटायन है जो आपको धोखा देंगे। और ऐसे क्वेश्चन धोखे वाले आते भी हैं जेई में कि आपकी आंखों या नीट आंखों में धोखा दे दे, नीट में भी आते हैं। तो गाइस देखो मैंने आपको लेविस एसिड क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो देखो अमोनियम, देखो अमोनियम क्या होता है, देखो NH4 में गाइस
इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का तो कहीं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। कहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा आप बताओ? कुछ है ही नहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। कुछ हो तो कोई जगह तो हो कि उधर उस इलेक्ट्रॉन को रख दे। तो गाइस इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इसकी टेंडेंसी ही नहीं है, तो कहां से भाई ये करेगा, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो ठीक है ना, पहली बात हमने ये देखा कि देखो जो हमने देखे ये सही है, हमने एग्जांपल जो टाइप की थी सही है, लेकिन कुछ ऐसे फॉल्स कटाए जो अपने आप को हमको धोखा दे देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमें धोखा दे देता है कि हम सोचते हैं पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन गाइस ये पॉजिटिव चार्ज उसके एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने करके आया है, ना कि उसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है ना। अब आधे लोग कहेंगे भैया हमें पता कैसे लगेगा, मेरी मानो तो ये दो एग्जांपल याद रख लो, सीधी सी बात। वैसे मैं तो स्ट्रक्चर ही पता कर लेता हूं, लेकिन आपको मैंने केमिकल बॉन्डिंग कराया नहीं है, तो उस तब तक आप मान के चलो कि आप इसके स्ट्रक्चर, इन दो एग्जांपल को याद रख लो। आपके सिलेबस में ये दो एग्जांपल है मेनली। ठीक है ना, ठीक है ना, ये दो एग्जांपल आपको याद रखनी है, काम आपका बन जाएगा। बाकी मैं आपको जब केमिकल बॉन्डिंग कराऊंगा तो इसमें चीज में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो देखो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो H3O पॉजिटिव को भी देखो H3O पॉजिटिव कहां बना है, देखो H3O पॉजिटिव देखो, बहुत सिंपल है गाइस, कुछ टफ नहीं है। ठीक है ना। तो देखो ये अपना H पॉजिटिव है ना, वाटर का जो हमने बनाया। तो गाइस देखो इसमें भी कहां है, हम कह सकते, कहीं आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, कि इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं से भी एक्सेप्ट करता है। तो ए भी लेविस एसिड नहीं है भाई, धोखा ना खा जाना पॉजिटिव चार्ज से कि पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। जो इधर इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज आया है वो इसलिए आया है कि वो नंबर एक बॉन्ड थोड़ा ज्यादा बन रहा है, उस करके एक पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है गाइस। ठीक है ना, क्लियर है। तो आपको ये दो एग्जांपल याद रखने हैं, दो जहां से आप गलतियां कर सकते हो, उसको मैंने सीधे ही बोर्ड पे लिख दिया। ठीक है ना, कि आपको जब स्क्रीनशॉट लो और जब एग्जाम से पहले रिवाइज करो तो आपको पूरा ओवरव्यू मिलता रहे। ठीक है ना। तो गाइस चलो अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट याद रखना है सारे। तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट देखो, ओस्टवर्ल्ड डिल्यूशन लॉ। पहली बात गाइस, ओस्टवर्ल्ड डिल्यूशन लॉ क्या किसके लिए वैलिड है? सिर्फ जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। और ओस्टवर्ल्ड भाई साहब ने क्या कहा था कि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डिल्यूशन। मतलब गाइस वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? पहली बात, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है गाइस जिसको हम पानी में अगर डालते हैं ना, पानी क्या किसी में भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में डालते हैं तो बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ स्प्रेंगली सोल्यूबल हो, मतलब बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ हमें आयंस जनरेट करके देगा। गाइस इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? पहली बात, इलेक्ट्रोलाइट वर्ड्स का मतलब क्या होता है? जो आयंस दे सॉल्यूशन में, सिंपल सी बात, जो आयंस दे सॉल्यूशन में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कि मतलब कम आयन दे सॉल्यूशन में। ठीक है ना, मतलब बहुत ही कम अमाउंट ऑफ आयन दे सॉल्यूशन में, तो उसको बोलते हैं गाइस वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखेंगे, लेकिन बता इधर ही दिया मैंने वैसे भी। ठीक है ना। तो गाइस हमें अल्फा, मैंने आपको बताया था अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितनी कोई चीज टूट रही है। तो हमें पता, हमें ओस्टवर्ल्ड भाई साहब ने क्या बताया कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ डिल्यूशन। डिल्यूशन का मतलब क्या है गाइस? कि हम कितना उसमें सोलवेंट ऐड कर रहे हैं। मान लो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें आप लगातार पानी ऐड करते जा रहे हो, लगातार पानी ऐड करते जा रहे हो, तो गाइस जो अपना इलेक्ट्रोलाइट है उसके आयन टूटने लगेंगे, और है ना, उसके आयन और दूर दूर जाने लगेंगे, उसके आयन और दूर दूर जाने लगेंगे। तो जितनी ज्यादा हम डिल्यूशन करेंगे उतना ज्यादा अपना अल्फा, उतना ज्यादा अपने आयंस टूटेंगे, उतनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगी। तो गाइस सिंपल सी इसने एक चीज बताई थी कि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ डिल्यूशन के। ठीक है गाइस, जैसे आपको अगर अच्छा इसको एक बार ऐसा करो, मैं साइड होता हूं है ना 1 सेकंड के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं, तो इसका थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन और देता हूं। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो 1 2 3। ठीक है ना। अब देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, इस साइड को थोड़ा इरेज करना पड़ेगा मुझे, तो उसके बाद देखते हैं। देखो इसकी थोड़ी सी आपको बता भी देता हूं कि ऐसा ना हो कि यार बस आपको मैंने ऐसा लिख के दे दिया कि भाई अल्फा अंडर रूट के डिल्यूशन के होता है, तो इसको थोड़ा देख भी लो। चलो, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इतना हमको जाना, क्योंकि अपने को जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन कभी कभी क्या पता एडवांस में आ जाए तो क्या करोगे। ठीक है ना, इसलिए इधर थोड़ा बता देता हूं कि यह चीज आई कैसे। देखो मान लो आपके पास कोई बेस है, एसिड भी ले सकते थे वैसे, तो मान लो हमने एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है ना, बेस है आपके पास,
तो बेस अपना जो है बी ऐसे स्प्लिट हो रहा है ना, बेस अपना ऐसे स्प्लिट हो रहा है। तो गाइस देखो, अब मान लो कि आपके पास कंसंट्रेशन थी सी, आपके पास कंसंट्रेशन थी इसकी सी इनिशियली, तो इसकी पहले क्या होगी 0 0, ये मैंने आपको बता दिया केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो गाइस इक्विलिब्रियम पे क्या होगी, मान लेते हैं सी अल्फा उसमें से निकल गया, सी अल्फा निकल गया, तो इधर सी अल्फा बनेगा भी, है ना, 1 मोल से 1 मोल ही बन रहा है, तो सी अल्फा इधर भी बनेगा। तो गाइस अब देखो, अब सिंपल सी बात है, देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बनेगा, बी पॉजिटिव। देखो आराम से देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम देखा हुआ है। बस वैसे मैं डिटेल में थोड़ा लेके जा रहा हूं ऐसे ही, ठीक है ना, कि आपको कुछ चीजें मुझे लगता है कि और डिटेल में जाना चाहिए जो नहीं कोचिंग में कराई जाती और आपके क्वेश्चन में लैग कर जाती है, फिर आप सोचते हैं कि क्वेश्चन टफ आ गया, ठीक है ना, सी और नीचे सी माइनस अल्फा। तो गाइस हमने बस ये चीजें पुट की, है ना, देखो सिंपल सा हमने के लिखना तो आप सीख गए ना, बहुत ही तेजी से मैंने लिखा अब तो, ठीक है ना। अब देखो गाइस, एक सी अपना कट जाएगा जब इधर से हम सी कॉमन लेंगे, है ना, ए सी अपना कट जाएगा, इधर अपना 1 माइनस, है ना, एक सी हमने कॉमन ले लिया, उसको काट दिया सी से, तो अपने पास क्या आ गया गाइस, देखो अपने पास क्या आया, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा अपने पास आया के। तो देखो पहले अपने पास हमने के आया। अब गाइस इधर समझने वाली एक बात ये थी कि ऑस्टवेल डिल्यूशन लॉ ने क्या पहली बात कहा था कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, गाइस वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो मैंने आपको बताया कि कम डिसोसिएट, मतलब उसके आयन ज्यादा टूटे ना, तो जिसके आयन ज्यादा ना टूटे उसका अल्फा हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, मैंने आपको बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसके जो कम आयन दे सोल्यूशन में, है ना, कम आयन सोल्यूशन में दे, तो जो कम आयन सोल्यूशन में देगा उसका अल्फा बहुत ही कम होगा, अल्फा मान लो उसका बहुत ही, अल्फा वैसे हम लेते हैं कि अल्फा लेस देन 0.05 हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो गाइस इतनी जब अगर वैल्यू इससे भी कम है तो हम इस चीज को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो बस ऑस्टवेल भाई साहब ने क्या किया, इस चीज को निगलेक्ट कर दिया। तो अब ये चीज को अगर हम निगलेक्ट कर दे, है ना, देखो चलो इधर ऐसे रहने दो कि आप स्क्रीनशॉट ले सको। तो जब इस चीज को हम निगलेक्ट कर दें तो अपने पास नीचे 1 ही बचेगा। तो देखो सी अल्फा स्क्वायर आ गया अपना के बराबर, तो सी अल्फा स्क्वायर अपना आ गया के बराबर, ठीक है ना। तो यार वायर फंस जाती है बार बार, ठीक है ना, सी अल्फा स्क्वायर अपने बराबर आ गया के, ठीक है ना, सबसे पहली बात है। अब देखो गाइस अपने पास क्या आया, इससे देखो हमने क्या लिखा था, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिल्यूशन के। तो देखो इसको इरेज कर दे, तो देखो अब सी अल्फा स्क्वायर अपने बराबर आया था के। अब देखो गाइस अपने पास इधर से अल्फा स्क्वायर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा अपने पास के बाय सी, ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर आएगा के बाय सी। तो इधर से अपना अल्फा जो आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ सी आया। इसको भी ऑस्टवेल्ड लॉ ही बोलते हैं, ऑस्टवेल्ड डिल्यूशन लॉ की दूसरी फॉर्म इसको भी बोल सकते हो आप कि अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी, ठीक है ना। अब गाइस सी देखो क्या होता था, कंसंट्रेशन होती थी मोल्स पर लीटर, है ना, मोल्स पर लीटर मतलब मोल्स पर वॉल्यूम। तो गाइस इसमें जब आप सी की जगह आप, है ना, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है अल्फा है ना, उसमें कंफ्यूज ना हो जाना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो गाइस देखो अब अगर इसमें आप n/√v पुट करो, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल तो वैसे कांस्टेंट ही रहेंगे, तो वैसे 26 जब मान लो आप पुट कर दो, तो आप जब पुट करोगे तो आपका देखोगे आपका v ऊपर चला जाएगा। तो उसी से चीज आई थी कि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वॉल्यूम, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वॉल्यूम, कि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना अल्फा ज्यादा होगा। और वॉल्यूम कब ज्यादा होगा, जितना ज्यादा हम पानी डालते जाएंगे या सॉल्वेंट को ही डालते जाएंगे। तो इतनी सारी कहानी, इतनी सारी खिचड़ी पकाने का मतलब यही था कि हमने भाई साहब को क्या किया, अल्फा को निगलेक्ट कर दिया, जो कि आपके जेई या नीट के क्वेश्चन में ये चीज हम करते भी हैं, इसीलिए मैंने ये चीज कराई। नहीं तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको फालतू में कराऊं, तो इसीलिए चीज कराई क्योंकि आपके एक्चुअल क्वेश्चन में यूज होंगी, ठीक है ना। समझ गए ना कैसे हमने क्या किया। वैसे तो देखने में बहुत डरावना सा लग रहा है, लेकिन मैंने स्टेप टू स्टेप आपको समझाया है ना, क्योंकि अब सिस्टमैटिक तौर पे लिखा नहीं, मैंने बस समझाने पे फोकस किया। तो समझ आ गया ना आपको कैसे मैंने क्या के निकाला। बस उसके बाद मैंने बस जो है अपने सी माइनस सी अल्फा हमने बस पुट किया, ठीक है ना। उसके बाद बस हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपना अल्फा निग्लिजिबल होता है, तो अपने से ये रिजल्ट आया। तो बस उसी को, तो उससे हमने बस अल्फा निकाला और अल्फा देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया अंडर रूट ऑफ वी के, और उसी को बोलते हैं डिल्यूशन, की जब वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतनी डिल्यूशन ज्यादा होगी। तो उसी के गाइस हमने सीधा लिखी है बात, ठीक है ना। तो आई होप गाइस क्लियर हो गया हो, ठीक है ना। तो चलो इसको तो इरेज करने की जरूरत ही नहीं थी अपने को,
तो देखो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑस्टेरल डिल्यूशन क्लियर है, पूरा क्लियर है। तो गाइज नेक्स्ट देखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो कि बच्चों को रटा दिया जाता है लेकिन रटेंगे नहीं हम। तो देखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। पहली बात तो देखो आयनिक प्रोडक्ट का मतलब वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर के जो आयंस हैं उनका प्रोडक्ट को बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। पहली बात तो ऐसे सिंपली बताने के लिए बताऊं तो गाइस देखो वाटर क्या होता है, वाटर डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, ठीक है ना। वाटर आपको तो पता ही है, हम पहले भी देख चुके हैं। तो गाइस इसका K इक्विवेलेंट क्या, मतलब इक्विलिब्रियम K इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, K इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, है ना। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप ऐसा लिख सकते हो। आई होप आपको केमिकल इक्विलिब्रियम आपने देख लिया हो, ठीक है ना। तो गाइस KW क्या होता है, KW बराबर होता है K इक्विवेलेंट। अच्छा काफी टीचर एक गलत चीज भी बताते हैं कि इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं, पता नहीं क्यों मान लेते हैं, ठीक है ना। वैसे एक्चुअल कंसेप्ट गाइस क्या है कि KW बराबर होता है K इक्विवेलेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। गाइस काफी टीचर गलत बताते हैं, आई होप आपके टीचर ने आपको गलत ना बताया हो, ठीक है ना। KW बराबर होता है K इक्विवेलेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो गाइस आयनिक मतलब अब देखो हमने K इक्विवेलेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को हमने KW क्यों माना, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ जो वाटर है गाइस, वाटर बहुत ही कम, प्योर वाटर बहुत ही कम डिसोसिएट होता है ना, प्योर वाटर बहुत ही कम डिसोसिएट होता है। तो उसकी कुछ टाइम बाद, जैसे देखो पानी है ना, पानी डिसोसिएट हो रहा है और एक टाइम बाद उसकी अमाउंट फिक्स हो गया, उसकी कंसंट्रेशन अब फिक्स होगी कि अब इसके बाद अब टूटेगा नहीं। तो गाइस इसलिए उसकी कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट हो जाती है, ना कि 1 हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है कांस्टेंट हो जाती है, तो ये अपना कोई कांस्टेंट K मतलब कोई कांस्टेंट मान लो आप C हो जाता है, या कोई अपना कांस्टेंट C हो जाता है। तो K इक्विवेलेंट इनटू कांस्टेंट, K इक्विवेलेंट इनटू C अपना जो होता है K, उसको हमने माना है KW, कि K इक्विवेलेंट मतलब K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इनटू कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड KW, जो कि बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। आपको वैसे एग्जाम में ऐसा पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको एक फील देना जरूरी है कि भाई साहब ये कहां चले गए, ठीक है ना, जो कि आपको गलत बताया जाता है काफी जगह, ठीक है ना। अच्छे टीचर सही बताते हैं, क्योंकि मुझे अच्छे टीचर लगे थे तो मुझे बताया था, नहीं वैसे मुझे भी नहीं बताया था, मुझे भी गलती बताया था। तो मैंने अपने आप मैं सेल्फ स्टडी पे ज्यादा बिलीव रखता था यार, तो मुझे खुद ही करना पड़ता था, ठीक है ना। तो वैसे भी मेरे पास टाइम थोड़ा कम था उस टाइम। तो KW देखो इसी से अपना आया, KW अपना क्या आया, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। KW इज कॉल्ड ए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। गाइस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम डिनोट करते हैं KW से। सिंपल है, क्लियर है, ठीक है ना। बहुत डिटेल में बता रही है, इतना डिटेल में बताते नहीं है लोग, बस सिंपल बता देते हैं कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन होती है। जो अच्छे टीचर होते हैं वही बताते हैं बस, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा मैं अच्छा हूं, मतलब जो अच्छे टीचर हैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। मुझे ना समझना, मैं तो बहुत बेकार हूं, ठीक है ना, मुझे अच्छा ना समझना कभी आप। तो देखो नेक्स्ट बात करते हैं पीएच और पीएच की। गाइस पीएच एंड पीएच क्या चीज है। अच्छा पीएच ये सब चीजें आई क्यों, गाइस पता है पीएच यूएच किसने दी थी। अरे भैया हमें क्या लेना, जिसने मर्जी दी हो, हमें तो नंबर लेने हैं, ठीक है, अच्छी बात है नंबर लेने भाई, लेकिन थोड़ी रिस्पेक्ट दे दो साइंटिस्ट को। तो गाइस पीएच की जो टर्म आई थी एस सेरोनसन सर ने लिखी थी, ठीक है ना, एक अपने साइंटिस्ट थे उन्होंने लिखी थी एस सेरोनसन। भैया हमें क्या लेना देना, ला लो यार, ठीक है ना। तो गाइज इसने मतलब उन सर ने अपनी पीएच की वैल्यू लिखी। पीएच क्यों लेके आए थे, पीएच एक गाइज जो टर्म इसलिए लेके आए थे बस की कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव को हम सिंपली डिफाइन कर सके, ठीक है ना, कि पीएच मतलब पीएच से बता देते हैं ना आराम से कि कंसंट्रेशन H पॉजिटिव की कितनी है। तो गाइज H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए बस उन्होंने एक पीएच टर्म निकाली थी, ठीक है ना। तो गाइज देखो पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, है ना, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। गाइज वैसे इसमें एक चीज और आपको बताऊंगा, तो मैंने लिखा नहीं वैसे, लेकिन वैसे याद आ गई एक चीज। गाइज जब अगर जो हमने कंसंट्रेशन लिखी है, इसको हम कंसंट्रेशन जो है अपनी मोलैरिटी है ना, मैंने बताया था आपको मोलर कंसंट्रेशन हम एक्टिव मास लेते हैं। तो गाइज अगर आपको H पॉजिटिव की अगर आप मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव निकाल सकते हो तब तो बेस्ट है, ठीक है ना, तब तो आप सीधे ही लगा देना। गाइज आपको मान लो अगर नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड दी हुई है, H पॉजिटिव को कुछ भी नहीं दिया है, मान लो आपको नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड दी हुई है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ
नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, ठीक है ना। अगर आपको H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन नहीं भी पता है, बस एसिड की नॉर्मेलिटी भी पता हो, तब भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो पीएच के मैंने आपको सिंपली दो फॉर्मूले बताए हैं कि पीएच तो पहली बात है तो आपको याद ही होगा माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है ना, कंसंट मोलैरिटी में। और गाइस अगर आपको मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन नहीं पता है, एसिड के बारे में पता है, तो आप नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड अगर आपको पता हो तब भी आप पीएच का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना। तो गाइस इसी तरह पीएच अपना लिख लिया, तो पीएच भी ऐसे माइनस लॉग ऑफ एच, लॉग ओ एच नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर है, तो ये चीज आई होप बहुत क्लियर होगी गाइस। अच्छा तो पी हम देखो किसी चीज के आगे पी वर्ड लगा देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, बस गाइस हमेशा याद रखना इक्विलिब्रियम में देखो जैसे जब पी वर्ड आ रहा है ना कहीं भी, तो उसमें बस हम माइनस लॉग ऑफ, देखो जैसे पीएच क्या किया हमने, माइनस लॉग के बाद एच, देखो एच के आगे बस हमने लॉग लगा दिया, माइनस लॉग लगा दिया। तो पी जहां वर्ड आ जाए तो समझ जाओ कि उसके आगे माइनस लॉग लग रहा है, आपको बस वैसे याद कराने की बात कर रहा हूं। तो देखो पीओएच, देखो OH के आगे P लग गया तो मतलब OH के आगे माइनस लॉग लग जाएगा। तो सिंपल सी ये चीजें हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो देखो आई होप पीएच और पीओएच तो समझ, इसमें कुछ बताने का था भी नहीं, ठीक है, जितना था सर के बारे में बता दिया और जो भी सब ये सब था सब बता दिया मैंने आपको। तो गाइस नेक्स्ट देखो ये चीज हम कर भी चुके हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो टेंपरेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो हमने KW भी गाइस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही एक तरह का, तो log KW2 बाय KW1 बस हमने KW लिख दिया K1 KW2 की जगह, उसका गाइस वही फॉर्मूला जो मैंने वेंट ऑफ इक्वेशन आपको कराई थी, है ना। तो गाइस हमने देख लिया कि KW भी टेंपरेचर पे डिपेंड होता है, बस सिंपल सी ये चीज एक तो देखी, ये तो आपको मैंने वैसे करा भी दी है, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट चीज देखो पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है पी के डब्ल्यू के, ठीक है ना, जो कि बराबर होता है 14 के एट ए 298 केल्विन। गाइस टेम्परेचर देना बहुत जरूरी है, आप तो ये तो याद रख लेते हो पी की पी के डब्ल्यू बराबर 14 के होता है, लेकिन भाई साहब ये याद, इसीलिए मैंने ये चीज पहले बताई क्योंकि टेम्परेचर पे के डब्ल्यू डिपेंड होता है, ये नहीं कि पी के डब्ल्यू हमेशा ही 14 होता है, एक 25 डिग्री सेल्सियस पे ही पी के डब्ल्यू अपना 14 होता है। अब बात करें कि पीएच प्लस पीओएच बराबर पी के डब्ल्यू के कैसे आया, तो देखो इसी चीज से आया, इसी चीज से आया। देखो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि डब्ल्यू पी के आगे डब्ल्यू है ना, पी के डब्ल्यू का मतलब पी, देखो इधर लिखते हैं, वेट ए मिनट, एक मिनट वेट करो बस, ठीक है। पी के देखो जिसके आगे मैंने आपको बताया था कि जिसके भी आगे अगर पी आ जाए तो मतलब उसके आगे माइनस लॉग लगा दो, है ना, उसके आगे माइनस लॉग लगा देना, तो उसी को हम करेंगे। अभी देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसे ही हम बिना मतलब कुछ दिमाग लगाए, बिना दिमाग पे जोर डाले अपने दिमाग में डाल देंगे, ठीक है ना। देखो अपने पास पी के डब्ल्यू पहले देखो क्या होता है, देखो पी के डब्ल्यू मैंने आपको बताया था जब किसी के आगे जब पी लग जाए तो मतलब के डब्ल्यू के आगे माइनस लॉग लगा दो, के डब्ल्यू के आगे माइनस लॉग लगा दो तो आपका पी के डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है गाइस। पहली बात तो ये आपको हिंट दे दिया था मैंने, ठीक है ना। अब देखो हमने ये चीज निकाली कहां से कि पीएच प्लस पीओएच बराबर है पी के डब्ल्यू के, ये सिंपली इधर से ही आई है। देखो कैसे, देखो के डब्ल्यू क्या होता है, के डब्ल्यू कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आता है। तो गाइस देखो इससे ही हम पी के डब्ल्यू का रिलेशन निकाल लेंगे। देखो पी के डब्ल्यू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, तो बस इसके आगे माइनस लॉग लगा दो, इधर माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करेंगे, है ना। तो बस देखो इधर से ये रिलेशन आएगा, तो देखो माइनस लॉग के डब्ल्यू बराबर होगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, ठीक है ना, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव माइनस इनटू प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो गाइस जब लॉग मतलब देखो log xy क्या होता है, log xy क्या होता है, log x नहीं डाले बच्चों, डर तो नहीं रहे हो ना लोगों से, अब नहीं डरना चाहिए यार, आपका एग्जाम आने अलग नहीं है। देखो इसलिए मैं सब कुछ बताते भी जा रहा हूं, मैं मैथ वालों को तो मुझे पता है कि ये पता होगा। log xy क्या होता है गाइस, log x प्लस log y, आई होप क्लियर, तो नहीं पता है तो देख लो, ठीक है ना। तो देखो अब इधर से हम माइनस, तो अपना साइन ऐसे रहा मान लो, तो माइनस लॉग एच पॉजिटिव हमने लिख दिया, ठीक है ना, और प्लस माइनस लॉग माइनस चलो बाद ही रहने दो, ठीक है ना, माइनस लॉग OH नेगेटिव हमने लिख दिया,
ठीक है ना, ये हमने चीज लिख दी। देखो हमने इसी चीज को यूज किया, के डब्ल्यू हमें पता था, के डब्ल्यू में अगर हम माइनस लॉग के डब्ल्यू लगाएंगे तो अपने पास पी के डब्ल्यू आ जाएगा। माइनस लॉग के डब्ल्यू क्या होता है, पी के डब्ल्यू, तो पी के डब्ल्यू आ गया। देखो अब देखो इधर क्या चीज आई, माइनस लॉग एच पॉजिटिव, और माइनस इधर भी मल्टीप्लाई होगा ना, ब्रैकेट में था तो माइनस इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस अपने पास क्या है इधर, माइनस लॉग एच पॉजिटिव एंड माइनस लॉग ओ एच नेगेटिव। एंड माइनस लॉग एच पॉजिटिव क्या होता था, अपना पीएच होता, तो माइनस लॉग एच पॉजिटिव को क्या लिखेंगे, पीएच, एंड माइनस लॉग ओ एच पॉजिटिव को पीओएच। तो ये अपने पास मैंने आपको सिंपल सी डेरिवेशन बताई कि पी के डब्ल्यू कैसे पीएच प्लस ओएच के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको आई होप क्लियर हो गया हो कि आपको अगर ये चीज पता है तो ये चीज वैसे भी निकली जाएगी, लेकिन आप इसको याद ही, आपको वैसे तो याद करने में टफ भी नहीं लगता है। ठीक है ना, तो देखो पीएच प्लस पीओएच क्या होता है, पी के डब्ल्यू के, जो कि बराबर होता है 14 के एट 298 केल्विन। मैंने आपको बताया था कि जब टेम्परेचर जो है अपना टेम्परेचर पे डिपेंड करता है के डब्ल्यू, तो इसीलिए हमने टेम्परेचर पे बताया कि इस टेम्परेचर पे वैल्यू होती है, जो कि आपके नॉर्मली यही यूज होती है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आगे थोड़ा फील देना चाहता हूं। एक देखो मैंने एक चीज लिखी है आगे, डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट टेम्परेचर। देखो मैंने एक चीज लिखी है, पहले मैंने एक चीज, दो टेम्परेचर लिए मैंने, एक एट 25 डिग्री सेल्सियस जो कि हमने नॉर्मली लिया भी था, जो अपने यूज में भी आता है, जिसको हम याद भी रखते हैं, और एक मान लो मैंने लिया एट 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दो टेम्परेचर मैंने देखा, तो देखो एट 25 डिग्री सेल्सियस पे अपना के डब्ल्यू होता है 10⁻⁻14, है ना, के डब्ल्यू। अरे भाई देखो अपना, देखो पी के डब्ल्यू कितना था, पी के डब्ल्यू अपना 14 था। पी के डब्ल्यू अपना 14 कब आएगा, देखो पी के डब्ल्यू अपना 14 कब आएगा, जब के डब्ल्यू अपना 10⁻⁻14 होगा, है ना, के डब्ल्यू अपना 10⁻⁻14 होगा, तभी तो उसका 14 बाहर आएगा ना, तभी तो -14 बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड लॉग, है ना, माइनस लॉग 10 हो जाएगा एंड 14 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि पी के डब्ल्यू 14 के बराबर होता है, तो आपको सिंपली पता कि यार के डब्ल्यू तो 10⁻⁻14 के बराबर ही होगा, तभी पी के डब्ल्यू अपना 14 आया है। ठीक है ना, पहली बात तो ये, ठीक है ना यार, नीट वाले बच्चों क्लियर है ना इतना तो देखो के डब्ल्यू अपना आया 10⁻⁻14, जो कि मैंने आपको बताया भी हुआ है। ठीक है ना, उसके बाद देखो पीएच, देखो अब देखो मैंने एक चीज आपको, देखो मैंने एक चीज आपके लिए बताई है कि फॉर प्योर वाटर, शुद्ध पानी हो तो शुद्ध पानी में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव के बराबर होती है ना। शुद्ध पानी में जितना एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है उतना ही ओएच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होती है। तो अगर जब ये दोनों कंसंट्रेशन बराबर है तो पीएच पीओएच के बराबर होगा ना, पीएच पीओएच के बराबर होगा जब ये दोनों कंसंट्रेशन बराबर है। तो और दूसरी उसके बाद देखो पीएच और पी के डब्ल्यू में भी रिलेशन निकाल सकते हो आप, क्योंकि देखो पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है पी के डब्ल्यू के, तो देखो पीएच बराबर है पीओएच के, तो मतलब पीओएच के जगह भी आप पीएच ही पुट कर सकते हो, पीएच प्लस पीएच बराबर आ गया पी के डब्ल्यू के, मतलब 2 पीएच बराबर आ गया पी के डब्ल्यू के, तो 1 पीएच बराबर आ जाएगा पी के डब्ल्यू बाय 2 के। तो ये मैंने थोड़ा सा प्योर वाटर के बारे में भी लिखना सोचा कि आपको बता दूं। ठीक है ना, तो हमने वही चीज यूज करी, देखो इधर भी मैंने वही चीज लिखी कि पीएच बराबर होगा पीओएच के, जो कि बराबर होगा 7 के फॉर प्योर वाटर। हमने जैसे देखा है ना कि पानी का हम पीएच क्या लेते हैं, 7 मानते हैं ना, तो प्योर वाटर का पीएच 7 होता है। जो अपने घर में नॉर्मली पानी आता है गाइस, उसका पीएच 7 नहीं होता। ठीक है ना, उसमें इंप्योरिटीज होती है, अगर आपके घर अच्छा फिल्टर लगा तो बात अलग है। ठीक है ना, तो पीएच बराबर होता है पीओएच के बराबर होता है 7 के फॉर प्योर वाटर। हमें पता है कि पीएच ऑफ प्योर वाटर, ठीक है ना, 7 होता है। ठीक है ना, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, अब गाइस इसी के अकॉर्डिंग हमने देखो अपना स्केल बनाया था कि देखो जिसका पीएच 7 से कम हो, जिसका पीएच 7 से कम हो अपना एसिड होता है, जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो अपना बेस होता है। ये तो आपको पता ही होगा यार ना, पीएच स्केल जो अपना था कि जिसका पीएच 7 से कम हो वो एसिड होता है, जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो बेस होता है। ठीक है ना, अब गाइस देखो 90 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, के डब्ल्यू जो अपना है 10⁻⁻12 हो गया, जो आपकी निकाल भी सकते हो इसमें। जब आप इसमें T2 की वैल्यू अगर 90 पुट करो तो आपका के डब्ल्यू यही चीज आएगी। ठीक है, 10⁻⁻12 ही आएगा। तो देखो आपका के डब्ल्यू जब 10⁻⁻12 आया तो आपका देखो तब आपका पी के डब्ल्यू क्या आएगा, पी के डब्ल्यू आपका 12 आएगा, है ना। जैसे इधर के डब्ल्यू अपना 10⁻⁻14 था, तो इधर अपना क्या आया था, पी के डब्ल्यू अपना 14 आया था। तो अगर के डब्ल्यू आपका 10⁻⁻12 है तो आपका पी के डब्ल्यू क्या होगा, 12 होगा। ठीक है ना, पी के डब्ल्यू आपका 12 होगा।
इधर यही चीज बतानी थी कि देखो के डब्ल्यू डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, उस अकॉर्डिंग स्केल भी चेंज हो जाएगा। अब देखो आगे, तो उसका देखो उसके अकॉर्डिंग देखो, अब हमने पीएच देखो, जैसे इसमें के डब्ल्यू क्या नाम है, के डब्ल्यू अपना 10⁻⁻14 था, तो पी के डब्ल्यू अपना 14 आया था, तो हमारा पीएच और पीएच बराबर थे और 7 के बराबर आए थे। तो इधर अब 12 है तो पीएच एंड पीएच 6 के बराबर आ जाएगा, है ना। के डब्ल्यू यार अपना 12 है और पीएच बराबर पीएच के है, तो देखो पीएच क्या आएगा, पी के डब्ल्यू बाई 2, पीएच आएगा पी के डब्ल्यू बाई 2, पी के डब्ल्यू क्या अपना 12 बाई 2 6 आ जाएगा। तो फॉर प्योर वाटर पीएच एंड पीएच 6 आ जाएगा। तो गाइस अब देखो अब स्केल क्या बन जाएगा, अब एसिड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जिसकी पीएच लेस देन 6 हो वो अपना एसिड है, और जिसकी पीएच ग्रेटर देन 6 हो वो अपना बेस है। पहले जो हमें जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं उसमें 7 है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे करते हैं ना, लेकिन देखो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्केल भी चेंज हो जा रहा है, जो कि आपको एक चीज दिमाग आपका खोलना था कि हमेशा ये चीज फिक्स नहीं रहती, ठीक है ना। ये अपना एक स्टैंडर्ड चीज है, लेकिन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चीज डिपेंड कर रही है, तो ये चीज आपको बतानी थी जो कि लैक करा जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो आई होप अभी तक सब कुछ क्लियर हो गया हो यार। तो चलो यार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मूव ऑन करते हैं पूरी एनर्जी से, ठीक है ना। तो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। तो हाँ भाई लोग, चलो यार अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट, और जो जिसमें आप सबसे ज्यादा डरते हो उस पार्ट को करते हैं पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। गाइस इस पार्ट को जैसा जैसा मैं बताते जाऊं वैसा वैसा ही करते जाना, उसी माइंड स्ट्रेटजी से करते जाना, आपके हर एक फॉर्मूले और हर एक क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सोल्व होगा। बस मैं जैसे बताऊंगा वैसे ही बिल्कुल सेम वैसे माइंड में आपने रखना है, सब कुछ बहुत फॉर्मूले भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है ना। आज मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा कि टीचर अपने माइंड में क्या रखते हैं कि उनको फॉर्मूले याद होते हैं, हमको नहीं याद होते, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, ये सारे इससे आपको पता भी है कि इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं अपने, और यही आपका सबसे वीक भी रह जाता है, तो इसको बहुत ही आराम से आज क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल भी डरना ना, ठीक है ना। तो आराम से आप खुद डिसाइड करना, जब अपना आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, है ना, आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, उसके बाद जो अपना रह गया बफर, है ना, बफर सॉल्यूशन रह गया और सोलिबिलिटी प्रोजेक्ट सोलिबिलिटी रह गया, है ना, ये सब जो है छोटी मोटी चीजें रह गई है, थोड़ा इंडिकेटर रह गया है, ठीक है ना, इंडिकेटर वगैरह छोटी छोटी जो चीजें हैं इनको अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आज आपका काफी कुछ वैसे कवर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है अभी का, जितना भी टॉपिक लिखा हुआ है पीएच ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। गाइस हमें डिफरेंट सॉल्यूशन के इक्विलिब्रियम पे पीएच पूछते हैं कि बताओ इस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। जैसे देखो पहली बात देखो, मैं सोचा नहीं था वैसे कि ये चीज मैं कराऊंगा आपको, लेकिन मैंने सोचा कि शायद कोई भाई बहन हो जिसको पता ना हो, थोड़ा क्लियर ना हो सही तरह। तो देखो मैं आपको वैसे बताता हूं कि एसिड देखो गाइस दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या कि जो H पॉजिटिव बहुत जल्दी दे दे, है ना, जिसमें से H पॉजिटिव बहुत इजीली हमें मिल जाए, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो अपना काम जल्दी कर दे, और वीक एसिड मतलब जो थोड़ा भाई ढीला ढाला हो, ठीक है ना। तो गाइस देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, HClO4। वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ना, याद नहीं रखना, बस ऐसे दिखा रहा हूं कि देखो ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ऐसे वीक एसिड होते हैं, इसको ऐसे रख लेना, बैठ जाना। HClO4 अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है, HI HBr H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है किंग ऑफ केमिकल्स, HCl ये सारे अपने स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद नहीं करना, ठीक है ना। कुछ वीक एसिड देखो क्या है, HF। देखो HF अपना वीक एसिड क्यों है, देखो बाकी जो हेलोजन फैमिली के हैं बाकी सारे जितने भी एसिड थे, ऐसे मैं आपको पी ब्लॉक में बताऊंगा, जैसे बाकी जितने भी एसिड थे, जैसे HCl था, HBr था, HI था, है ना, अपनी हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो उसमें बस फ्लोरीन वाला जो हाइड्राइड है वो वीक एसिड है, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, क्योंकि HF देखो HF क्या होता है, H और F। HF में गाइस जो बॉन्ड होता है बहुत ही छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ मतलब देखो दोनों ही HF में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत देखो देखो H भी छोटा है ना, H भी छोटा है और F भी छोटा है, H भी छोटा है और F भी छोटा है, तो इनके न्यूक्लियस में ना डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो इनमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत होती है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बहुत होती है, तो जिस करके H पॉजिटिव जल्दी रिलीज नहीं कर पाता। इसकी जगह पे अगर हमारे पास मान लो HCl हो तो H ए रहा, ठीक है ना, Cl ए रहा, तो देखो इनमें ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती, है ना, ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती, और इनकी बॉन्ड इनके न्यूक्लियर डिस्टेंस भी थोड़ा ज्यादा है
फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखें तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, इस करके इस H पॉजिटिव का रिलीज होना थोड़ा आसान होता है। इसी करके वीक एसिड है, ए अपने स्ट्रॉन्ग एसिड है। वैसे इन चीजों को मैं आपको उधर बताऊंगा, ठीक है ना, इधर वैसे खास कोई यूज भी नहीं आएंगी, ठीक है ना। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद नहीं करना ना, कुछ बता दिया आपको मैंने पहले। और गाइस ये चीज आप देख सकते हो, याद रख सकते हो कि वीक एसिड क्या होते हैं, सारे जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है गाइस वो वीक एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड मतलब भैया जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो बनते हैं कंपाउंड, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो जैसे इथोनिक एसिड हो गया, है ना, मिथोनिक एसिड हो गया, प्रोपोनिक एसिड हो गया, जितने भी अपने, ठीक है ना, जो अपने ऑर्गेनिक एसिड है ना, जो ऑर्गेनिक में करते हैं एसिड हम, और जितने भी एसिड है वो सारे वीक एसिड होते हैं गाइस, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि जितने भी एसिड है अपने वीक एसिड होते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा इनके रिस्पेक्ट में उनकी टेंडेंसी टू डोनेट हाइड्रोजन आयन लेस होती है, हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन लेस होती है। तो आपको पता ऑल ऑर्गेनिक एसिड है वीक एसिड गाइस, आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। सिंपल सी बात, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे आपको पता भी होगा, नहीं पता तो आज याद रख लेना, है ना। तो गाइस इसी तरह देखो बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जो जल्दी OH दे दे, वीक बेस का मतलब जो जल्दी ना दे पाए, स्ट्रॉन्ग मतलब जो जल्दी अपनी टेंडेंसी कर ले, वीक मतलब भाई जो ढीले ढाला हो, है ना, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो देखो स्ट्रॉन्ग ऐसे, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से है, NaOH, KOH, RbOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, SROH, है ना, SROH, स्ट्रोंटियम, ठीक है, जो अपने फर्स्ट फैमिली है ना, देखो फर्स्ट फैमिली के है, सेकंड फैमिली के है। तो देखो गाइस, और वीक बेस देखो कौन से हैं, LiOH। देखो फर्स्ट फैमिली में सिर्फ LiOH ही वीक है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग है। इसका रीजन मैंने सेम वही है कि इसमें LiOH में बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, इस करके OH को रिलीज करना थोड़ा टफ होता है। इनमें थोड़ा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, इस करके इनमें से इजिली OH अपना रिलीज हो जाता है, ठीक है। वैसे चीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक फील मिला ना, कनेक्शन मिला, एक एनर्जी मिली मेरे इस वर्ड से, ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन से। तो देखो LiOH, ठीक है ना। और इसी तरह देखो सेकंड ग्रुप, सेकंड फैमिली में बैरियम मैग्नीशियम जो है अपने वीक है ना। और इसी तरह बाकी देखो जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हो गए, सब वीक है ना, ये सब वीक है, इनको याद रखने की वैसे कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस आपको थोड़ा बहुत पता हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो अपने फर्स्ट ग्रुप होता है उसमें सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जितने भी मैंने लिखे हैं अपने। वैसे ये थोड़ा सा बस बताना था कि देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या फर्क होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड ये चीजें बताई मैंने आपको, थोड़ा ये बताया कि HiHCl ए मतलब वीक क्यों हुआ, है ना। इसी तरह ये भी बताया कि ये वीक क्यों हुआ। और बाकी ये चीज आपको मेन याद रखनी है कि आपके जो ऑर्गेनिक एसिड है वो आपके क्या है, वीक एसिड है गाइस, इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो देखो पहले हम बात करते हैं डिफरेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं गाइस, डिफरेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, मान लो अपने पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, अपने पास बीकर है, बीकर में अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड को गाइस आगे जाके मैं ऐसे से लिखूंगा ना, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं इक्विलिब्रियम में ऐसे, और स्ट्रॉन्ग बेस SB से। गाइस मान लो अपना बीकर है जिसमें बस स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका अगर आपको पीएच निकालना है तो क्या करोगे, बस सिंपल माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, जो कि अपना सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। और गाइस नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट POH देखो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आपको पीएच निकालते हो ना, एसिड के लिए आप पीएच निकालते हो, बेस के लिए पीएच निकालते हो। तो बेस बस स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, तो उसमें जो अपने नॉर्मल फॉर्मूले हैं गाइस वही लगते हैं कि पीएच बराबर माइनस लॉग H पॉजिटिव, पीएच बराबर माइनस लॉग OH नेगेटिव। गाइस जैसा जैसा मैं बताते जाऊंगा आपको एक भी फॉर्मूला वैसा कोई डायरेक्ट रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, लिंकेज बना के याद हो जाएगा बहुत ही आसानी से, कि आपको कोई सवेरे रात को सोते हुए भी उठा देना कि बताओ इसका फॉर्मूला क्या था, तो आपको याद रहेगा। बस जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करते रहना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये तो आपको मैंने बता ही दिया कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में तो आप नॉर्मल फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है ना। अब गाइस बात करते हैं फॉर वीक एसिड, कि वीक एसिड हो अपने पास, ये सब बता, इसीलिए मैंने पहले बताया कि आपको थोड़ा बता दूं वीक एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो गाइस वीक एसिड को हम WA से डिनोट करते हैं, है ना। तो वीक एसिड के लिए गाइस कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव होती है √Ka अल्फा C, जो कि मैंने आपको कराया भी था वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मैंने आपको कराया था ना। अरे भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने आपको कराया था, देखो मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको K अल्फा बताया था, K अल्फा क्या बताया था मैंने आपको, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये चीज आपको मैंने कराई थी जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, पिछला पेज देखना आराम से फिर से, जब भी मैं इससे पहले करा के आया था। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने क्या बताया था, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। तो हमने
क्या किया था, ऑस्ट्रेल डिल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग अल्फा को निगलेक्ट कर दिया था, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने के अल्फा अपना आया था, के अल्फा अपना आया था सी अल्फा स्क्वायर, है ना, के अल्फा अपना आया था सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है। के अल्फा गाइस क्यों लेते हैं, अल्फा बस डिसोसिएशन कांस्टेंट के तौर पे लेते हैं कि डिसोसिएशन हुई है, उसलिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन में लिखते हैं ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन, है ना। तो उसके लिए लिखते हैं सी अल्फा स्क्वायर, के अल्फा हमने सी अल्फा स्क्वायर आया था, आपने देख लिया था, ठीक है ना। तो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड या वीक बेस की बात कर रहे हैं, तो देखो अब अपना, देखो मैंने रिएक्शन आपको लिखी थी ना, देखो आराम से देखते रहना बस। देखो जैसे मैंने मान लो आपको ए रिएक्शन लिखी, BOH आपको सिंपल मान लो ही दी थी, ठीक है ना। BOH मान लो आपको, चलो ऐसी इस बार ऐसे, चलो BOH ले लो जो आपको मैंने कराई थी, ठीक है ना। BOH ले लो, हम OH निकाल के दिखा देते हैं आपको, ठीक है ना। BOH देखो, B पॉजिटिव OH नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो मैंने आपको बताया था कि ये इक्विलिब्रियम पे C माइनस सी अल्फा होगा, AC अल्फा होगा, AC अल्फा होगा, तो इक्विलिब्रियम अपना कौन सा, के अल्फा C अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस अल्फा हमने निगलेक्ट कर दिया था ना, 1 माइनस अल्फा हमने निगलेक्ट कर दिया। तो गाइस अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव क्या आई, अपनी C अल्फा थी। तो इसी तरह अगर हम एसिड का भी लिखते हैं यार, ठीक है ना, इसी तरह अगर हम एसिड का भी लिखते हैं, एसिड मान लो अपना BH है, तो इसी तरह बस आराम से देखना ये चीज। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं, इधर बताने का ऐसा कोई मतलब नहीं था, लेकिन तब भी एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं, ठीक है ना। तो देखो, तो अपना ये हो जाएगा, है ना। तो ये अपनी ये चीज देखो, जैसे अब इसमें भी ऐसे होगा C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या है, C अल्फा। तो देखो लॉग pH क्या होता है गाइस, pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। तो बस माइनस लॉग, माइनस देखो, तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या है, C अल्फा। तो माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव ही अपना pH होता है, हमें pH निकालना है। तो माइनस लॉग ऑफ C अल्फा ही अपना माइनस लॉग ऑफ C अल्फा ही अपना pH होगा, क्योंकि अपनी कंसंट्रेशन C अल्फा के बराबर है। तो बस हमने C अल्फा निकाला, देखो C अल्फा निकाल, इधर से मान लो C अल्फा निकालो, तो देखो C अल्फा क्या आएगा, देखो C अल्फा निकालो। तो देखो हमने क्या किया, इधर से देखो C से दोनों साइड मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो देखो क्या हुआ, के अल्फा सी बराबर आ जाएगा C अल्फा द होल स्क्वायर के, है ना, ये C अल्फा दा होल स्क्वायर हो जाएगा ना, C अल्फा दा होल स्क्वायर। तो के अल्फा सी अपना आ जाएगा C अल्फा दा होल स्क्वायर, तो C अल्फा बराबर आ जाएगा अंडर रूट के ए सी के, ठीक है ना। तो C अल्फा आ गया अपना अंडर रूट के ए सी के। तो बस इसी को हमने लिखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या होती है, C अल्फा के बराबर, जिसको ही हम अंडर रूट के अल्फा सी भी लिख सकते हैं। वैसे अब ठीक है ना, ये वैसे आपको बस बताना था, अब मैं आपको बताता हूं आपको करना क्या है, ठीक है ना। अब आपको मैं क्लियरली बताता हूं कि आपको इतना सब ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है उधर, ठीक है ना। अब आपको सिंपली काम क्या करना है वो मैं बताता हूं, बहुत आराम से देखते रहना, बहुत ही आराम। एक बार लेक्चर खत्म होने दो, उसके बाद अपने आप खुद से पूछना, ठीक है ना। उसके बाद बस एक मेरी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियो आएगी उसको जरूर कर लेना। आयनिक इक्विलिब्रियम की थ्योरी इतनी टफ नहीं है जितने आप क्वेश्चन टफ बन जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं होगा। बाकी सारे चैप्टर्स में तब भी अगर क्वेश्चन थोड़े कम कर रहे हो तब भी चल जाता है, लेकिन आयनिक इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन बहुत करने होते हैं, ठीक है ना। तो देखो, अब देखो सिंपल सी बात अब बताऊं मैं आपको, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हमने देख लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के लिए, वीक एसिड के लिए बस आपको याद रखना है यार कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अंडर रूट के अल्फा सी होता है, ठीक है ना। वीक के लिए अंडर रूट के सी, वीक के लिए अंडर रूट के सी, वीक के लिए अंडर रूट के सी, ठीक है ना। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बता भी दी वैसे, लेकिन आप इतना सब झमेले में ना जाना, ठीक है ना। अंडर रूट के सी, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो देखो आपको बस H पॉजिटिव या OH नेगेटिव पता हो तो आप pH आराम से निकाल लोगे ना। pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। जब आपको कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव पता लग गई तो उसमें बस माइनस लॉग लगा दोगे तो आपकी ये चीज आ जाएगी, है ना। उसके बाद आपकी pH आ जाएगी, pH माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव ही होता था। तो बस आपको अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पता है कि ये है तो आप pH आराम से निकाल सकते हो। तो उसी से बस फॉर्मूला निकाला है। देखो एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं कि कैसे निकाला हमने, वैसे तो आपको देख के पता लग रहा होगा, तब भी मैं बताता हूं। देखो इस हमने माइनस, देखो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमें दी हुई है अंडर के अल्फा सी, पहले तो ये क्लियर है, वीक एसिड के लिए होता है। तो अब देखो क्या हुआ, देखो अगर हमें pH लिखना है तो दोनों हमें वही करेंगे काम, माइनस लॉग, है ना, इसके आगे भी माइनस लॉग लगा देंगे, इधर भी माइनस लॉग आ जाएगा। इसको इरेज कर दो भाई, एक बार स्क्रीनशॉट लो, पूरा का स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको इरेज करते हैं। एक मिनट स्क्रीनशॉट लो कि नोट्स के लिए काम आ जाए, स्क्रीनशॉट लो। 1
2 3, ठीक है ना। अब इसको इरेज करता हूं, मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूं, ठीक है ना। देख बहुत ही आसान चीज है यार। इसके बाद मैं एक बार आपके फिर से पूरी ओवरव्यू रिवीजन भी करा दूंगा, ठीक है ना। जब अपना पूरा हम एक बार कर लेंगे तो इसकी एक बार रिवीजन भी करा दूंगा, तो बिल्कुल आपके डीएनए में कॉपी हो जाएगा यार, बिल्कुल भी डरना ना, ठीक है ना। बहुत ही रद्दी टॉपिक है यार, बस आपके माइंड में डाला हुआ है, वो आज मैं निकाल दूंगा आपके माइंड से। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आपको दिया है अंडर K अल्फा C। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आपको दिया हुआ है अंडरवुड K अल्फा C, है ना। या तो इसे इधर काफी बार गाइस एक अल्फा की जगह ए भी लिख सकते हो आप, है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, है ना। के अल्फा, जैसे देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस हम के बी से रिलेट करते हैं, बस इतना बता रहा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट हम बेस के लिए लिख रहे हैं, है ना। के इधर के ए भी लिख सकते थे आप, ठीक है ना। तो देखो अब हमें पीएच निकालना है, तो पीएच कैसे निकालोगे, जब इसके आगे माइनस लॉग अगर माइनस लॉग से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये चीज पीएच हो जाएगी। तो इसमें भी ऐसे माइनस लॉग से आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इसमें भी आगे ऐसे माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस देखो यार, ये चीज वैसे मैंने आपको शायद एक बार बता चुका हूं इससे पहले, है ना। तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ए अपना हो गया पीएच। अब इधर देखो माइनस, देखो ये हाफ। अब देखो किसी में कोई पावर है, देखो के अल्फा दी पावर सी है, इसकी पावर हाफ है। तो नहीं जाने बच्चों को बता रहा हूं, यही वाले गुस्से ना होना भैया, ये हमें पता ही है, ठीक है ना। तो देखो किसी चीज में पावर होती है तो लोग, अगर लोग के अंदर किसी चीज में पावर होती है ऊपर, तो पावर अपनी बाहर आ जाती है ना। सिंपल नहीं वाले बच्चों, याद है ना, पावर अपनी बाहर आ जाती है। बेसिक मैथमेटिक्स है, लेकिन आपको बता रहा हूं कि अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अपनी पावर बाहर आ गई माइनस हाफ, ठीक है ना। उसके बाद देखो log x इंटू वाई क्या होता है, log x y क्या होता है, प्रोडक्ट में होता है log x प्लस log y। मैंने आपको ये चीज करा दी है। तो log k अल्फा, ठीक है ना, log k अल्फा प्लस log c। बस हमने देखो ये चीज कर दी। उसके बाद देखो क्या आएगा, देखो माइनस अंदर चला जाएगा, मान लो माइनस अंदर गया तो माइनस log k अल्फा माइनस log c आ गया, ठीक है ना, माइनस log c आ गया। बस आपको जो चीजें मैंने बॉक्स में लिखी है ना, बस आपको वो याद रखना है। ये सब नहीं याद रखना कि पीएच हाफ पी के अल्फा माइनस log c, ऐसा ना कितना याद रखोगे, ठीक है ना। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है, ठीक है ना। एक चीज याद रखो, ये चीज तो देखो अपने आप ही आ जाएगी। बस log माइनस log कर देना या माइनस log सोल्व कर देना, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप क्या करो कि बस अंडरवुड के अल्फा सी की पहले वैल्यू निकाल लो, अंडरवुड के अल्फा सी की वैल्यू निकाल लो। बस उसके आगे फिर जैसे मान लो अंडरवुड के अल्फा सी आपका आ गया 10⁻⁻10 आ गया। तो आपका पीएच क्या होगा, पीएच क्या होता है माइनस log ऑफ H पॉजिटिव, एंड H पॉजिटिव बराबर है इसी के। तो आपका पीएच क्या आ जाएगा माइनस log ऑफ 10⁻⁻10, जो कि अपना पीएच आ जाएगा 10। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऐसे या कर लो, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे आपके माइंड में एक्सपोजर रहे, ठीक है ना। तो देखो गाइस आपका फॉर्मूला फिर वही बन गया। देखो माइनस log के डब्ल्यू को जब मैंने आपको बताया था पीके कब लिखते हैं, जब किसी के आगे मतलब माइनस log लगा दे। तो देखो माइनस log के डब्ल्यू का मतलब के अल्फा का मतलब क्या होगा, पी के अल्फा, है ना, पी के अल्फा एंड माइनस log सी हमने ऐसे रहने दे, तो अपना ये पीएच का एक्सप्रेशन आ गया। तो बस आपको याद रखने की क्या जरूरत है वीक एसिड में कि कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अंडरवुड के अल्फा सी होता है, जो कि मैंने आपको ओस्टवर्ड डिल्यूशन लॉ में भी बताया हुआ है। बस आपको एक चीज याद रखनी है, इसको ना याद रखना, नहीं तो बहुत कुछ याद करते रह जाओगे, भूल जाओगे सब कुछ। इसको बस याद रखो, उसमें बस माइनस log कर देना, या तो बस इसको निकाल के जैसे मैंने आपको पहले बताया था, या तो वैसे कर देना। नहीं तो एक काम ये कर सकते हो कि माइनस log दोनों साइड माइनस log ले लो, ए पीएच बन जाएगा और इसका ए चीज आ जाएगी, इससे ये चीज आ जाएगी जैसे हमने ये चीज दिखाई, ठीक है ना। तो एक बार मैंने आपको दिखा दिया कि इधर से हमें पीएच कैसे निकाल सकते हैं। अब बाकी सब आप वैसे निकाल लेना, बस मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो गाइस उसी तरह वीक बेस के लिए क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव केबीसी सी अल्फा, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, जैसे मैंने आपको कराया था। तो अंडरवुड केबीसी आएगा। तो देखो पीओएच क्या हो जाएगा, पीओएच क्या होता है माइनस log ऑफ H पॉजिटिव, माइनस log से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो इधर हाफ पीकेबी माइनस log सी आ जाएगा। सेम ऐसे ही हुआ जैसे हमने एसिड के लिए किया, सेम वैसे ही आपका आ जाएगा। बस आपको याद ये चीजें रखनी है कि वीक बेस में स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए क्या था, बस सिंपल फॉर्मूला। वीक एसिड या वीक बेस के हो तो क्या होगा, बस वीक एसिड हो तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव अंडरवुड केसी, कंसंट्रेशन मतलब वीक बेस हो तो कंसंट्रेशन मतलब अंडरवुड में केबीसी, ठीक है। क्लियर है, शांत है, बिल्कुल शांति से सांस लो, एक बार आंख में फिर से बंद करो और एक बार दो वर्ड याद रखो फिर से कि स्ट्रॉन्ग एसिड
और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए नॉर्मल फॉर्मूला, ठीक है ना। वीक एसिड वीक बेस के लिए अंडरवुड के सी, ठीक है ना। बस सिंपल सी बात है, दो आपने कंसेप्ट कर लिए। अब उसके बाद गाइस देखो, एक चीज वैसे आती नहीं है आपको ज्यादा, लेकिन मैंने आपको एक वेरिएशन है तो करानी जरूरी है, तो मैं करा देता हूं क्योंकि मुझे सब कुछ कराना होता है ना। कोई बच्चे ऐसे भी हो शायद जो एम्स मतलब अपना टारगेट ही मतलब IIT बॉम्बे रख रहे हैं, तो उनको करानी पड़ती है चीजें, क्योंकि उनको तो सब कुछ पता होना चाहिए ना। तो देखो नॉन रिएक्टिव मिक्सचर, गाइस नॉन रिएक्टिव मिक्सचर मैंने आपको बताया था मोल कंसेप्ट में, नहीं पता तो अभी भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको बताना ये चाहता हूं कि सीरीज वाइज चलने से कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन होता रहता है, इसलिए सीरीज वाइज जरूर चलो। तो देखो नॉन रिएक्टिव मिक्सचर, तो देखो नॉन रिएक्टिव मिक्सचर क्या होता है, जब एसिड को एसिड से मिक्स कर दे, बेस को बेस से मिक्स कर दे, तो उन चीजों को बोलते हैं नॉन रिएक्टिव, कि मतलब एसिड को एसिड से मिला देंगे तो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे ना, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसी और चीजों को बोलते हैं नॉन रिएक्टिव मिक्सचर। तो देखो पहला मिक्सचर क्या है, वीक एसिड एंड वीक बेस। एक वीक एसिड मैंने HA माना, एक वीक एसिड माना मैंने HB, ठीक है ना। तो उस केस में गाइस कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या होगी, देखो वीक के केस में मैंने आपको क्या बताया था, अंडरवुड KC। तो बस अब ये दो है, तो बस अंडरवुड में KC का सम कर देना, K1 K अल्फा 1 मतलब पहले एसिड का, K अल्फा 1 C1 प्लस K अल्फा 2 C2, गाइस ठीक है ना, सिंपल सी बात है। स्ट्रॉन्ग के लिए सिंपल सा नॉर्मल फॉर्मूला, इसके लिए बस KC, ठीक है ना। तो बस इसमें दो थे तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। तो इसी तरह सेम गाइस वीक बेस या वीक बेस एंड वीक बेस का मिक्सचर हो, जैसे एक वीक बेस अपने पास AOH है और एक वीक बेस अपने पास BOH है, तो उसमें भी क्या करेंगे, बस सम KB का KBC मतलब KC कर रहे हैं, असल में बस K या KB तो वैसे इंडिकेट करने के लिए दिया ना, कि आपको क्लियर रहे कि Ka का मतलब एसिड के लिए लिख रहे हैं, KB मतलब बेस के लिए लिख रहे हैं, वैसे तो है वो K ही है, ठीक है। तो अंडरवुड KB1 C1 प्लस अंडरवुड KB2 C2। तो ठीक है गाइस, क्लियर है, बताओ मुझे क्लियर है ना। एसिड के स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो नॉर्मल फॉर्मूले, वीक हो तो अंडरवुड KC, सिंपल है, शांत है, सब कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। ऐसी बस एक चीज अपने यार टीचर जो है माइंड में यही चीजें रखते हैं, उनको ऐसा कुछ मेमोरी कार्ड थोड़ा डाला हुआ है कि सब कुछ याद है, तो एक बस लिंकेज बनाते हैं, वही मैं आपको सिखा रहा हूं कि लिंकेज कैसे बनाते हैं याद करने में, जो कि नीट वाले बच्चों को तो आती भी होगी, क्योंकि बायो में उनको काफी लिंकेज बनाना होता है, ठीक है ना, नहीं तो बायो क्लियर नहीं होती। देखो अब बात करते हैं सोल्ट हाइड्रोलाइसिस, गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। देखो सोल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, पहली बात हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब गाइस पानी, लाइसिस मतलब टूटना, मतलब सोल्ट का पानी में टूटना, ठीक है ना, सिंपल सी बात कि सोल्ट का पानी में टूटना, कोई भी अपने पास सोल्ट हो उसका पानी में टूटना। देखो जैसे स्ट्रॉन्ग ऐसे स्ट्रॉन्ग में देखो आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं यार, कुछ नहीं है। इसके फॉर्मूले भी आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं याद करने की जरूरत पड़ेगी, बस एक मेथड है जो आप माइंड में स्ट्रेटजी रखनी है कि कैसे इसके फॉर्मूले बन रहे हैं, ठीक है ना, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो पहली बात सोल्ट हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इससे जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें सोल्ट मिलता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, और साथ में पानी मिलता है, ठीक है ना, ये आपको पता भी होगा। जैसे HCl अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, HCl अपना स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड NaOH मान लो, चलो NaOH ले लो, HCl एंड NaOH ले लो, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो देखो एक सॉल्ट बनता है NaCl, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, और अपने पास पानी मिलता है। तो गाइस सिंपल सी ये चीज है ना। तो देखो A है अपना सोल्ट और ये है अपना पानी, तो सोल्ट की पानी के रिस्पेक्ट में हाइड्रोलाइज होना, उसी को बोलते हैं सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। क्लियर है पहली बात है, ठीक है ना, इतना क्लियर है जो मैंने आपको बताना चाहिए। ऐसे ही आप दूसरे भी लिख सकते हो, जैसे मान लो आपको दे रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो आपका क्या बनेगा, कौन सोल्ट कैसा बनेगा, सोल्ट बनेगा जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वाला सोल्ट बनेगा और प्लस आपको वाटर मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप सारे लिख सकते हो, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी, आपको जो है और क्वेश्चन में आपके बाकी सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, आपको बता दिया मैंने ये चीज। तो अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि इनके फॉर्मूले कैसे आपको याद रखने हैं, कि आपको जैसे कोई रात को भी पूछे तब भी आपको सब कुछ याद रहे, ठीक है ना। देखो पहली बात जैसे देखो अभी हमने एक क्वेश्चन किया, अभी जब हमने ये वाला मिक्सचर किया था नॉन रिएक्टिव के लिए था। सोल्ट हाइड्रोलाइसिस में असल में क्या होता है, रिएक्टिव मिक्सचर होता है कि मतलब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, बेस एसिड के साथ। इधर नॉन रिएक्टिव थे कि वे एसिड के साथ ही होता, बस इधर रिएक्टिव मिक्सचर लेते हैं ना, तो इधर हम रिएक्टिव मिक्सचर लेते हैं। अब देखो भाई बहुत ही आराम से पूरे सुकून से देखना, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना।
देखो स्ट्रॉन्ग पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट हाइड्रोलाइज, कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जो वो हाइड्रोलाइज नहीं होते। क्यों नहीं होते, चलो ये भी बता देते हैं। देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मैंने आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो कि बहुत ही कम आयंस में टूटते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो बहुत ही जल्दी सब पूरा टूट जाते हैं, है ना, पूरे टूट जाते हैं एक बार में, 100% डिसोसिएशन हो जाती है, 100% डिसोसिएशन हो जाती है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो गाइस उसी तरह स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस भी है, क्यों पहले से ही पूरा टूट जाते हैं, पहले से ही पूरे लाइसिस हुई होती है उनकी, तो उनको अब तो और क्या तोड़ोगे, और मैक्सिमम पहले ही टूट चुके हैं, हाइड्रोलाइज पहले ही हो चुके हैं, अब उनको और स्प्लिट नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जैसे जाते हैं सोल्यूशन में वैसे ही टूट जाते हैं, ठीक है, वैसे ही H पॉजिटिव रिलीज कर देते हैं। तो उसमें आप अगर और पानी में डालोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, वो पहले ही अपना काम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसलिए गाइस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोलाइज नहीं होते, ठीक है, पहली बात ये क्लियर है, ठीक है ना, कि याद रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोलाइज नहीं होते। अब देखो आपके क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। वेट ए मिनट गाइस, एक बार पानी पी लो, ठीक है ना। तो उसके बाद हम करते हैं, बस आज इतना करेंगे, उसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट चैप्टर कह रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर गिविंग टाइम, ठीक है ना। तो देखो पहले अब देखो उसके टाइप्स देखो, 4 केसेस हैं। पहला केस क्या है, जब अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो, कि अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी HCl और NaOH की, तो अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी हाइड्रोलाइसिस करनी है। स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्ट ऑफ है ना, ये सारे सॉल्ट है ना, सॉल्ट ऑफ, देखो सॉल्ट ऑफ उसके बाद केस बनेगा सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो सोल्ट ऑफ जो स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने आपको क्या बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोलाइज नहीं होते। तो देखो इधर दोनों ही पार्ट जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इधर हाइड्रोलाइसिस होएगी नहीं, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस होएगी नहीं। पहली बात तो आपको मैंने क्लियर इसीलिए की कि स्ट्रॉन्ग चीजें होती हैं वो हाइड्रोलाइज नहीं होंगी। तो इधर दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग है, तो इनमें से कोई भी हाइड्रोलाइज नहीं होगा, तो नॉट हाइड्रोलाइज। और दूसरी बात गाइस, जब हाइड्रोलाइज नहीं होगा तो सोल्यूशन क्या होगा, अपना न्यूट्रल होगा, उसका pH 7 होगा, क्योंकि वो भाई हाइड्रोलाइज नहीं होगा तो पानी का पानी वैसे ही रखा रह गया, न्यूट्रल का वैसे ही है, ठीक है। तो उसका pH, अब मतलब बात है कि जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है, उसका जो pH होता है वो 7 होता है एट 298 केल्विन, जो कि आपको मैंने बताया था कि pH वैसे टेम्परेचर पे डिपेंड भी करता है, ठीक है ना। तो आपको वैसे 298 केल्विन पे ही आता है, तो उसको आप देख लेना, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोलाइज ही नहीं होगा, तो इसका निकालने की वैसे कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना गाइस। तो अब नेक्स्ट देखो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो तो हाइड्रोलाइज होगा ही नहीं, तो इसका हम कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है ना, इसका हम कुछ भी नहीं लेंगे। वीक पार्ट हाइड्रोलाइज होगा, तो वीक बेस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखो गाइज, आपको देखो क्या रखना है, जो बेस वाली जो टर्म्स होती है ना हाइड्रोलाइसिस में, उसके आगे आपको नेगेटिव साइन लेना है, उसके आगे आपको नेगेटिव साइन लेना है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं, जैसे देखो pH लिखते हैं, pH देखो लिखना है हमने, तो pH ऑफ ए सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस क्या होगा। देखो जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं इनका साइकोलॉजिकल माइंड क्या रहेगा कि देखो सबसे पहले आपको हर एक फॉर्मूले में हाफ तो लिखना ही है, हाफ उस मतलब जो जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें 3 टर्म्स आएंगी, जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें 3 टर्म्स आएंगी। तो देखो टर्म्स और 3 टर्म कैसे आएंगी, तो देखो उसमें ए टर्म तो फिक्स रहेगी कि हाफ तो रहेगा ही रहेगा, और पी के डब्ल्यू भी रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। ये 2 चीजें तो हर एक फॉर्मूले में आपकी रहेगी। तो देखो स्ट्रॉन्ग पार्ट तो हाइड्रोलाइज होगा नहीं, तो इसका हम कुछ भी नहीं लेंगे। एसिड के बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो वीक बेस है, तो गाइस देखो बेस में मैंने आपको बताया कि नेगेटिव साइन लेना। तो देखो बेस में आप देखो केबी मैंने लिखा ना कि केबी बताया था आपको, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस। तो देखो माइनस लॉग केबी माइनस लॉग सी क्या है गाइस, कंसंट्रेशन है ना, सी मोलर कंसंट्रेशन है। तो देखो जब बेस वाली चीजें हैं तो बस हमें आगे जितना भी सब कुछ है उसको माइनस में लिख देना। आपको भी एक बार तीनों करा देता हूँ, फिर देखना, फिर और ज्यादा क्लियर होगा। पहली बार नवा सुन रहे हो तो थोड़ा
फील उतना नहीं आ रहा होगा, कंफर्ट नहीं फील कर रहे होगे, लेकिन अब ये तीनों जब करा दूंगा उसके बाद देखना फिर से, ठीक है ना। पहली बात देखो, पीएच मैंने आपको क्या बताया, कोई किसी का भी हाइड्रोलाइसिस में पीएच लिख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हाफ और पीकेडब्ल्यू तो रहेगा ही, और क्या आएगा देखो, स्ट्रॉन्ग पार्ट की तो हाइड्रोलाइसिस हो नहीं रही, इसलिए हम पीके की तो बात करेंगे नहीं, पीके आएगा ही नहीं क्योंकि ये हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, बस हाइड्रोलाइसिस बेस होगा, तो मतलब पीके बी ही का यूज होगा फॉर्मूले में। तो देखो, और बेस में मैंने आपको बताया कि नेगेटिव साइन ले लेना है आगे वाली सारी टर्म्स में, तो माइनस पीके बी है ना, वीक बेस का जो पीके बी होगा, बेस का पीके बी होगा ना भाई, उसका पीके थोड़ा होगा, माइनस पीके बी, पीके मतलब पी का मतलब मैंने पी का मतलब आपको बता दिया था ना, कि जैसे आपको के बी हो, के बी के आगे अगर आप माइनस लॉग लगा दो तो आपका पी के बी हो जाता है, ठीक है ना, ये आपका पीके बी हो जाता है। तो देखो माइनस पी, ये सब आपको दिया ही होगा, बस आपको सीधा फॉर्मूले पुट करने आना चाहिए। बस इसमें दिक्कत यही है, सब कुछ दिया होता है, सब कुछ दिया होगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो ना दिया हो, बस आपको बस पहचानना होता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको कैसे याद रखना है, कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट हो तो उसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड तो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट तो फॉर्मूले में आएगा ही नहीं, वीक बेस वाला आएगा। तो देखो हाफ पीके डब्ल्यू तो हमेशा फिक्स है, माइनस पीके बी बेस वाले में नेगेटिव साइन, माइनस पीके बी माइनस लॉग सी, ठीक है ना, सिंपल सी बात ये है। इसको भी और आगे देखोगे तब ज्यादा और क्लियर होगा। तो देखो आगे चलो और देख लो, देखो जैसे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड है अपने पास, तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस तो हाइड्रोलाइज होगा नहीं, तो इसका मतलब पीकेबी वाली टर्म तो यूज होगी नहीं इस केस में, है ना, स्ट्रॉन्ग पार्ट हाइड्रोलाइज नहीं होगा जैसे मैंने आपको बताया था, बस वीक एसिड हाइड्रोलाइज होगा, हाँ वीक एसिड तो होगा तो पीके का टर्म यूज होगा। तो देखो पीके में एसिड में हम एसिड में पॉजिटिव टर्म लेते हैं, एसिड में पॉजिटिव साइन से लेते हैं। तो देखो पीएच अब क्या होगा, जैसे इधर देखो मैंने कहा था कि हाफ फिक्स रहेगा, पीकेडब्ल्यू भी फिक्स रहेगा। अब देखो एसिड के केस में प्लस रहेगा तो प्लस पीके प्लस प्लस लॉग सी। समझ लो कैसे मैं आपको लिंकेज बना रहा हूं, कैसे याद रखना है। बस याद क्या रखना है कि पीएच जो किसी भी सॉल्ट हाइड्रोजन में पीएच क्या होगी, शांत मानस, एक बार शांत हो, आंखें बंद करो और मेरी आवाज सुनो, बस आंखें बंद कर लो एक बार और मेरी एक बार आवाज सुनो कि पीएच क्या होगा। किसी भी सॉल्ट हाइड्रोजन में पीएच लिख रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग पार्ट का होगा, आंखें बंद है ना आपकी, स्ट्रॉन्ग पार्ट का हो, स्ट्रॉन्ग पार्ट का हम कोई यूज नहीं करेंगे, वीक पार्ट का यूज करेंगे। और पीएच के हर एक फॉर्मूले में हाफ पीकेडब्ल्यू तो आएगा ही, उसके आगे टर्म बेस के लिए हम नेगेटिव साइन यूज, बेस अगर हो तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे, एसिड डाला हो तो क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। क्लियर है, अब आंखें खोल सकते हो, ठीक है ना, अब क्लियर होगा। देखो इसका हम हाइड्रो करेंगे नहीं, इसका करेंगे, तो हाफ पीकेडब्ल्यू तो फिक्स रहेगा। अब एसिड के केस में प्लस साइन लेंगे तो पीके प्लस लॉग सी, ठीक है ना, सिंपल है। एक चीज और देख लो, उसके बाद उस चीजों पे भी आते हैं। वीक एसिड प्लस वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब देखो अब तो दोनों ही वीक है, मतलब दोनों ही हाइड्रोलाइज होंगे, मतलब दोनों का ही यूज होगा, मतलब पीके ए भी आएगा पीके बी भी आएगा फॉर्मूले में। अब देखो मैंने आपको बताया था कि तीन टर्म से, मतलब तीन, हर एक फॉर्मूला तीन टर्म से बना हुआ है। तो देखो पहले लिखते हैं पीएच बराबर होगा हाफ पीकेडब्ल्यू फिक्स रहेगा, ठीक है ना, पीके ए प्लस में रहेगा, ए एसिड वाला प्लस में, बेस वाला माइनस में रहेगा, ठीक है। तीन टर्म हमने लिख ही लिया तो अब लॉग सी आएगा ही नहीं, है ना, हर एक फॉर्मूला तीन टर्म से बना है तो तीन टर्म हमने कंप्लीट कर लिया, अपना फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो देखो एसिड में प्लस बेस में माइनस, जैसे कि हमने इधर इन दोनों में भी किया। तो बताओ कुछ ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत पड़ी, कुछ नहीं पड़ेगी। बस आपको करना क्या है, स्ट्रॉन्ग पार्ट की कोई टर्म आएगी नहीं, वीक पार्ट की आएगी। जब बेस हो तो बस माइनस लगा देना साइन, एसिड हो तो प्लस लगा के चल देना, बस काम खत्म। और तीन टर्म से ही हर एक फॉर्मूला बना हुआ है। तो देखो इसमें एक चीज यूज हो गई। और गाइस इस टाइप पे क्वेश्चन थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल भी बनता है कि विच टाइप ऑफ सोल्ट इन विच टाइप ऑफ सोल्ट pH of solution does not depend upon concentration. तो the salt of weak acid and weak base does not depend upon concentration, जैसा कि आप देख रहे हो कि इधर C की कोई टर्म ही नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो बस एक छोटा सा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अब गाइस ये चलो, ये आपको पता लग गया ना, एक बार फिर से देखो, ओवरव्यू देखो। स्ट्रॉन्ग पार्ट हो तो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग हो वीक हो तो ये वाला तो काम का है नहीं, ये वाला काम का है। तो बेस में नेगेटिव साइन आएगा तो हाफ पीकेडब्ल्यू फिक्स रहेगा, माइनस बेस में माइनस आएगा तो माइनस पीकेबी माइनस लॉग सी। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो ये पार्ट का कोई काम नहीं, इस पार्ट का होगा काम। पीएच हाफ पीकेडब्ल्यू फिक्स, एसिड के लिए प्लस पीके प्लस लॉग सी, ठीक है, तीन टर्म यूज हो गई। वीक एसिड वीक बेस दोनों होंगे का, दोनों का काम होगा तो हाफ पीकेडब्ल्यू फिक्स,
एसिड के लिए प्लस, बेस के लिए माइनस, तीनों टर्म होगी तो लोग सी की चीज आएगी नहीं। ठीक है गाइस, क्लियर है? मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे माइंड में याद रख सकते हो। नहीं तो सोचो अगर ऐसे आप याद रखते कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के लिए हाफ पीके पीके बी, ऐसे ऐसे करके याद रखते आप तो कैसे याद होता बताओ? ठीक है ना, ऐसे अगर आप ऐसे याद रखते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के लिए होता है हाफ पीके डब्ल्यू, है ना, वीक बेस है हाफ पीके डब्ल्यू माइनस पीके बी माइनस लॉग सी, ऐसे बार बार आप सोचते रहते बार बार बोलते रहते तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट होता। तो मैंने आपको सिंपल बता दिया, जब बेस हो, ठीक है, तो नेगेटिव साइन और दूसरी बार स्ट्रॉन्ग पार्ट वाली टर्म आएगी नहीं। ठीक है गाइस, फॉर्मूले क्लियर है, कोई भी दिक्कत तो नहीं है इससे यार? इतना आराम से और इतना मतलब बच्चों की तरह कोई भी नहीं कराता। तो मैंने ये चीज आपको बहुत ही आराम से बता दी है, आप लोगों को मैं बिल्कुल आराम से करा रहा हूं। इतना आराम से आपको लाख रुपए के कंटेंट में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, आप खुद बताओ, अगर जो लोग कोचिंग में जा रहे हैं तो इतना स्लो आपको कराया जा रहा है और वो भी मैं इतने कम लेक्चर में करा रहा हूं। ठीक है ना, तो बस एक बार सपोर्ट करा करो यार पूरा, आपकी सपोर्ट ही बहुत जरूरी है मेरे लिए, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देती है। तो आप जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा मैं इंप्रूव कर पाऊंगा, उतनी जल्दी मैं मोटिवेशन जितनी ज्यादा मिलेगी उतना ज्यादा फिर मैं फिजिक्स भी जल्दी कंप्लीट करने, जितनी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी उतना ही ज्यादा काम होगा ना, फिर मैं फिजिक्स भी जल्दी कंप्लीट कर दूंगा, मैथ भी जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन अब करो, ठीक है ना, आप मुझे मोटिवेट करो और खुद भी मोटिवेट करो, तो दोनों जब मिलकर एनर्जी कनेक्ट होगी तभी काम बनेगा। ठीक है ना, वैसे तो मुझे कोई ऐसा आदमी आज तक दुनिया में मिला नहीं जो, और दुनिया में ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो मुझे डिमोटिवेट कर सकता है। बस हाँ ये है कि आपके कमेंट से मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है जो कि मुझे ज्यादा काम करने में मदद करती है। ठीक है ना गाइस, तो अब देखो ज्यादा फालतू की बातें हो गई, तो देखो अब लास्ट चीज देख लो जाते जाते। देखो के डब्ल्यू, अब देखो एच, देखो गाइस एच का मतलब क्या है? हाइड्रोलाइसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। बस यार अल्फा की जगह हम इधर एच लिख देते हैं, बस ऐसे ही लिखा। जैसे देखो हमने के बी लिखा, देखो के बी लिखा, असल में है कहां गया अपना के बी, देखो के बी रहा, के बी जैसे हमने के बी लिखा तो इसका वैसे है तो ए बी के है, बस बी हमने क्यों लिखा कि बस अपने को पता हो कि बेस के लिए लिखा है, तो वैसे बस हमने है तो ए बी के ही है। ठीक है ना, है तो ए बी अपना के ही है, तो बस हमने इसको एच क्यों लिखा कि बस पता हो कि हाइड्रोलाइसिस के लिए हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखा है। ठीक है ना, तो अपना क्या है अल्फा, एच क्या होता है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। जैसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते थे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस उसी को बोल रहे हैं। तो इसके फॉर्मूले भी देखो गाइस कैसे लिख सकते हो आप। ठीक है ना, तो देखो एच के फॉर्मूले देखो, एच के फॉर्मूले में क्या हो, पहली बात तो तीन टर्म्स यूज होंगी। ठीक है ना, तीन टर्म्स यूज होंगी, तो अंडरवुड के डब्ल्यू डिवाइड बाय के बी सी। देखो कैसे, के डब्ल्यू तो हमेशा ऊपरी रहेगा, के डब्ल्यू हमेशा ऊपरी रहेगा। ठीक है ना, के डब्ल्यू पहली बात हमेशा ऊपरी रहेगा, क्लियर है, बिल्कुल फंडा क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल भी वो नहीं होना चाहिए, के डब्ल्यू आपका ऊपरी रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद देखो के डब्ल्यू आपका ऐसे रहेगा, उसके देखो, और उसके बाद जो अपना जो बेस वाली चीजें हैं के बी और सी अपना, वैसे आपको ये फॉर्मूला अगर आप याद भी नहीं रखोगे ना तब भी कोई बात नहीं है, आपको ये चीज याद होनी चाहिए और ये चीज याद रख लो, ये चीज याद रख लो। देखो क्या होगा, के डब्ल्यू आपका जैसे कोई भी के डब्ल्यू है ना, जितना भी सोल्ट हाइड्रोलाइसिस में के डब्ल्यू है और जितने भी के हैं उन सबका प्रोडक्ट होता है, सिंपल सी बात है। के डब्ल्यू का एक्सप्रेशन आपको सोल्ट हाइड्रोलाइसिस में लिखना, तो जितने भी आपको के दिए हुए हैं सबका प्रोडक्ट कर दो। जैसे देखो इस चीज में आपको कितने कौन कौन से के दिए होंगे, इसमें इसका तो कोई काम ही नहीं है, बस इसी का दिया होगा बेस का। तो देखो के डब्ल्यू आपको क्या होगा, के एच प्लस के बी, एक तो हाइड्रोलाइसिस वाला कांस्टेंट और एक के बी है, तो के डब्ल्यू आपका हो गया के एच प्लस के एच इंटू के बी, क्योंकि के तो इधर यूज ही नहीं होगा। तो उसी तरह देखो इसमें देखो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड में, वीक एसिड अलग मतलब के यूज होगा, के बी यूज नहीं होगा, तो के डब्ल्यू आपका क्या होगा, के एच इंटू के। ठीक है, के एच इंटू के होगा, बस प्रोडक्ट कर देना जितने भी अपने पास के होंगे। इसी तरह देखो वीक एसिड वीक बेस हो तो अपना के डब्ल्यू क्या होगा, अब देखो के ए भी होगा के बी भी होगा, तो के डब्ल्यू क्या होगा, के एच, अपने पास एक के एच तो दिया ही होगा ना, हाइड्रोलाइसिस हो रही है के एच तो हो गई, के एच इंटू के प्लस के बी जो डैश सोल्व। ठीक है ना, तो इससे अपना ये हो जाएगा। और चाहो तो आप इसको भी ऐसे कोई ज्यादा कोई टफ नहीं है, एच बराबर होगा के डब्ल्यू ऊपर आएगा, इसमें अब देखो अपना बेस है तो नीचे बस ऊपर के डब्ल्यू रखना है, बाकी सब चीजें नीचे रख देनी है। अंडर के डब्ल्यू, इस देखो अंडर के डब्ल्यू, और इसमें दो चीजें यूज हो रही थी, एक के बी
है। वीक बेस वाले फॉर्मूले में दो चीजें यूज हो रही थी, के बी एक सी। तो वैसे आपको ये याद होगा तो ये तो ऐसे निकल जाएगा कि एच बराबर होगा के डब्ल्यू ऊपर के बी सी नीचे, ठीक है ना, के बी सी नीचे। और उसी तरह देखो इसमें के यूज होता है तो के डब्ल्यू ऊपर के सी नीचे। इसमें देखो इसमें के डब्ल्यू ऊपर, लेकिन इसमें के और के बी है तो के बी नीचे। ठीक है गाइस, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो देखो मैंने आपको लिंकेज बता दी कि माइंड में कैसे रख सकते हो, कि किस वे से आप याद कर सकते हो कि आपको रट्टा ना मारना पड़े। ठीक है ना, तो गाइस ये बस मेथड होते हैं कुछ याद रखने के जो अपने काम को आसान कर देते हैं। देखो नहीं तो मैं कैसे याद कर पाता यार, मुझे तो तब तक कोई चीज याद नहीं होती जब तक कोई चीज मुझे समझ ना आए। तो बताओ मैं इनको कैसे याद रख सकता। इसीलिए मैंने याद रखने का तरीका यही है कि लिंकेज बना दो, एक आइडिया बना दो कि क्या। जैसे देखो यार, जब हम बचपन में थे, बचपन में हमको कैसे चीजें एबीसीडी याद कराई जाती थी। ए फॉर एप्पल बोला जाता था तो अपने माइंड में एप्पल आता था। ठीक है ना, हमें पिक्चर बनाई जाती थी अपने माइंड में, तो वही पिक्चर ही, वही जो बचपन में आप काम करते थे तो आप इधर आके क्यों भूल जाते हो। इसीलिए हम बचपन में ज्यादा स्कोर करते हैं, अब कम करते हैं। यही कारण होता है क्योंकि हम माइंड में पिक्चर बनाना नहीं सीखते। वही मेन कारण होता है अपने कम स्कोर का, जैसे जैसे हम अपनी एज इंक्रीज होते जाती है। नहीं तो आप बचपन में बहुत शार्प स्टूडेंट रहे होगे, होली होली आते आते ये सब हुआ होगा। इसका कारण एक ही है कि आप पिक्चर बनाना भूल गए जो आपको बचपन में सिखाई गई थी कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डोंकी। ठीक है ना, ये सब चीजें ही हैं गाइस। इसलिए मैं आपको सिर्फ पढ़ाना मेरा काम नहीं है, आपको साइकोलॉजिकल दिमाग भी आपका खोलना भी मेरा काम है। तो उसको मैं करके रहूंगा, बिल्कुल भी चिंता ना करना। तो चलो यार आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप सफिशिएंट लेक्चर तैयार हो गया होगा। तो इसके बाद अब छोटे छोटे पार्ट रह गया, सोल्युबिलिटी रह गया, अपना बफर सॉल्यूशन रह गया, है ना, कॉमन आयन इफेक्ट रह गया। ये सब छोटी छोटी चीजें रह गई, इनको हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करके केमिकल कैनेटिक्स में अपने मूव कर जाएंगे, केमिकल कैनेटिक्स में, और अपनी फिजिकल पूरी स्पीड में खत्म करके निकल जाएंगे। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। गुड बाय, हैव ए नाइस डे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना।